अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वैसे हम बड़े ब्लेस्ड हैं, इसलिए नहीं कि हमारे मुल्क में चारों सीज़न होते हैं, गर्मी सर्दी बाहर ख़ज़ां, इसलिए कि हम लोग फैमिली सिस्टम पे यकीन करते हैं। गर्मी की बात मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, मुझे पता आप लोग चिढ़ जाएंगे। मैं तो बात करी हूँ उस फैमिली सिस्टम की जो हमें विरसे में मिलता है, यानी हमारी दादियों का साया, हमारी नानियों का साया हमारे साथ होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा नानी के घर रहना, दादी के पास रहना, और जो परवरिश हमें अपने पेरेंट्स से मिल रही होती है, यानी माँ बाप के अलावा एक और पेरेंट होते हैं हमारे, और वो होते हैं हमारे दादा दादी या नाना नानी। वो लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, जिनको बुज़ुर्गों की मतलब बुज़ुर्गों का जिनको हाथ लगता है। मुझे अक्सर याद है कि कुछ दुआएं ऐसी हैं जो मेरी दादी ने मुझे याद कराई होंगी, और कुछ दुआएं ऐसी हैं जो बुज़ुर्ग आपको याद दिलाते हैं, याद कराते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो आपकी माइंड के एक ऐसे हिस्से में बैठ जाती हैं जो आपको अक्सर याद रहती हैं। और अक्सर आपके पेरेंट्स से भी वो बुज़ुर्ग आपको बचा रहे होते हैं। अगर अम्मी गुस्सा उतार रही हैं तो कोई ऐसा है शख्स जिससे हम अपनी अम्मी की शिकायत लगा सकते हैं, और वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सो अगर आप ये कहें दादी की आपकी अम्मी से बनती हो, फुप्पो की आपकी अम्मी से बनती हो या नहीं बनती हो, लेकिन वो जो अट्रैक्शन औलाद की अट्रैक्शन होती है, वो मेरा ख़्याल से उसका नेमल बदल दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। चाहे वो आपकी दादी हो, चाहे वो आपकी नानी हो, हमेशा आपको कुछ अच्छा दे के ही जाती हैं, चाहे वो जायदाद हो या कोई अच्छी सीख हो। सो आज बेसिकली हम सेलिब्रिटीज़ की नानियों और दादियों ने उनको क्या सिखाया, उनसे पूछना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, मैं अपनी नानी के पास तो नहीं रह सकी, जब मैं 11 महीने की थी तो उनका इंतकाल हो गया, तो ज़ाहिर है फिर उस एज में मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैं दादी के पास बैठी हूँ, और दादी की कुछ बहुत अच्छी यादें मेरे दिमाग में हैं। किस तरह वो सारे बच्चों को इकट्ठे रखती थी, और एक तख्त होता था जहाँ पे वो बैठा करती थी। बहुत सारी बातें सफाई को लेकर मैंने उनसे सीखी, बहुत सारी किस्से कहानियाँ उनसे सुने। सो वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनके पास अभी भी उनकी नानियाँ और दादियाँ हैं, और कुछ दादियाँ तो इतनी जवान दादियाँ होती हैं कि वो सारे काम खुद करी होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मदर इन लॉ थी, वो जो पहले बच्चे की शादी हुई और उनकी पोती पैदा हुई, तो वो सारे काम अपनी पोती के खुद करती थी, उसको नहलाना धुलाना खाना खिलाना। सो मैं अपने आँखों से एविडेंट करती थी कि उसको तो सारी बिल्कुल माँ की तरह वो पाल रही होती थी, क्योंकि उसकी मदर जो है वो जॉब करती थी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने का मौका मिलता है, लेकिन आज हम अपनी नानियों दादियों को याद करें। सो आइए मिलकर करते हैं कुछ। अगर ऐसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने सीखी हैं उनसे, तो हमें SMS करके शेयर करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आए अपनी नानियों दादियों को याद करें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये किस्से, नानियों दादियों के किस्से सुनाने के लिए आज जो सेलिब्रिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, मगर कुछ लोग जिनकी मेमोरी शार्प है वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हिना बयात हमारे पास है, और ये अस्सलाम वालेकुम। और ये कोई वो है, इन्होंने एयरपोर्ट जाना होता है लेकिन पहले वो हाज़िरी दे के जाती है हर बार। ये पकड़ लेते मुझे ये पता नहीं क्या है, ये इत्तेफाक ऐसे जब ये मेरे शो पे आई हैं, इन्होंने जो है फ़ौरन भागते हुए एयरपोर्ट जाना होता है। फिर मेरे साथ किरण है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बस इनकी कुर्ते पे जो है ना नज़र लगा के बैठ गई हूँ। हाँ, वो पता है क्या, हम लोग कश्मीर में थे ना सारी फ्रेंड्स, तो मैं ये कुर्ते छुर्ते सारे ले रही थी। कहने लगी बस अब निदा को कॉल करो कि बस हमारी कश्मीर वार्डरोब रेडी है और हम आते हैं शो पे। बहुत प्यारी मैंने कहा हाँ, आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा। नताशा अली हमारे साथ है इतने दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। जब आप याद आती है तो बुला लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम वाकई शो स्टार्ट होने से पहले ये बात कर रहे थे कि वाकई ये बहुत मजे का टॉपिक है ना। और ये पता है, ये दोबारा से हमें मेमोरीज याद कराने के लिए थैंक यू सो मच, जो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते में भी।
भूल जाते हैं हाँ, हम, भूल जाते हैं। या हमारे कहीं बैक ऑफ द माइंड होती है और हम कभी कभार अकेले बैठ के सोचते हैं, मगर आज सबके सामने सोचेंगे। फ़हीमा कैसी हैं आप? फ़हीमा आवाज़, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, आपने इसको देखते ही ना याद आ जाती है नानी पानदान ना? बिकॉज पानदान हर नानी दादी के पास होता था। हाँ। और पानदान के अंदर उनकी खजाने भी होते थे। क्योंकि उनके वो थोड़ा सा फुर्सत से भी बैठती थी ना, फुर्सत से बैठती आज़ादें भी होते थे। इतनी अच्छा, हबड़-दबड़ में इतने लगे ज़्यादा हुए वो होते काम भी हैं करती थी, ज़्यादा बच्चे भी होते थे और पानदान को भी टाइम देती थी। मी टाइम उनका होता था। ये उनका मी टाइम था वैसे। ये सिर्फ मी टाइम नहीं था, ये फैमिली टाइम था। क्योंकि वो पान बनते भी थे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता था। पानदान के साथ साथ खासदान भी होता था जिसमें आप सर्व करते थे। और मेरी अम्मी का तो ऐसा था कि पान चाहिए ही चाहिए। अम्मी का पानदान, अम्मी का वो मी टाइम होता था। अच्छा, तो जरूर अम्मी उससे टाइम स्पेंड करती थी। अच्छा, मैंने अपनी नानी और दादी के पास तो पानदान नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी अम्मी के पास देखा। एक बहुत यंग एज से अम्मी ने अपने पास पानदान रखना शुरू कर दिया था और उनको पता नहीं क्यों बुजुर्ग बनने का शौक था ना बचपन से ही। तो मैं मतलब मुझे याद है कि वो उस पानदान से जब हमारे घर कोई दावतों में लोग आते थे तो वो उन्होंने लास्ट उनका जो ये पानदान पे ही सबकी टांग टूटती। हमारे यहाँ तो दावत नहीं, मतलब डेली का रूटीन होता था। तो नानी तो मम्मी इंतजार में रहती थी, खाना खत्म हुआ पान बनेगा। पान खाने के और बाद पान फौरन होते थे वो सांची के पान होते थे, वो कड़वे नहीं हो। नानी ने तो पान उगाए हुए थे अपने उसमें लॉन में, तो वो तोड़ के लगा हमारे रखती यहाँ थी। बहुत बड़ा लॉन नहीं था, छोटा सा गार्डन था, मगर उसमें पान होता था। और सिर्फ पान इसके कत्थे चूरने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि कभी कोई गले पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो अम्मी जो है कहती थी चलो पान में कचौके लगा के ये गर्दन पे बांध लो। और हमारे गर्दन पे बंधे हुए होते थे क्योंकि टोटके उनके बहुत वो होते थे। मुझे याद है मेरी नानी बोलती थी कि बच्चों के गले खराब हो जाते हैं, खांसी हो जाती, तो पान और मुनक्का इसका कावा बच्चों को पिलाएं, बहुत अच्छा होता है। तो पान से रिलेटेड चीजें, पौधा था पान का, तो मैं एक्चुअली पान वैसे ही तोड़ के खा लिया करती थी। अच्छा, बगैर किसी चीज की। और वो क्योंकि सांची पत्ता होता था, उफ, उसका जायका बिल्कुल अलग, पूरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। एक करंट सा जाता है अंदर जब आप पत्ता खाते हो, कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, मेरी नानी और दादी तो पान शान बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। लेकिन मैंने बचपन में बहुत पान खाए हैं और मेरी अम्मी ने बचपन में बहुत पान खाए हुए हैं। अच्छा, मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि जिस तरह तुम बचपन में शौकीन थी पान की, उस तरह मेरे हाथ में, दोनों हाथों में पान होते थे और एक मुंह में होता था पान। मतलब ईद पे कभी ईदी मिलती थी तो मैं जाके पान खरीदती थी और पान खरीदती रहती थी। फिर कहती थी हमारे साथ वालों के घर में ना बकरा होता था, हम उसको सजाते थे और मैं पूरी गली में लेके घूमते थे और अपनी तरफ से मैं कहती थी पान चाहिए, आप लोगों को आप खाएंगे, ये बकरा भी पान खा रहा है, आप भी। अच्छा, हमारे घर में कोई पान ना, मेरी नानी दादी, हमारे घर में रिवाज नहीं था पान का। लेकिन अम्मी ने मुझे बताया कि वो जब मेरी मुझसे बड़ी वाली बहन को एक्सपेक्ट कर रही थी तो अम्मी कहती मुझे बाकायदगी से क्रेविंग होती थी पान की। तो प्रॉबेबली एक तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन प्रॉबेबली जो उसमें चूना लगाते हैं ना, वो आपको प्रेगनेंसी में लाइम की, कैल्शियम की जरूरत होती है। तो अम्मी से मुझे क्रेविंग होती, तो मैंने कहा बाजार के पान में नहीं खाऊंगी, तो इसलिए वो घर में पानदान आ गया। वो आई थिंक उस प्रेगनेंसी के दौरान ही अम्मी ने पान खाना भी छोड़ दिया, लेकिन वो पानदान फिर जब कोई दावत होती थी तो जरूर निकलता था। अच्छा, तो चले अभी हम नानी और दादी जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी याद ताज़ा करते हैं। हाँ, मेरे में तो सबसे पहले लिखा ही ये जो उनकी आदतों में से था ना, पानदानी लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो नानी का मुझे अच्छी तरह से याद है, जब उनका पानदान वो खाने के बाद बैठती थी ना, तो हम बच्चे जो थे ना वो साथ बैठ जाते थे और मुझे तो बहुत फैसिनेट करता था उनका कत्था, उनका चूना, छोटी छोटी सी चमचियाँ, उनकी वो बिल्कुल फ्लैट वाली ना, खास, और वो बनाती भी खुद से थी। उसका जो वो कत्था होता था वो खुद घर में बनाती थी। मतलब होता है ना, हम लोग तो हर चीज जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, नहीं, बहुत उनका तहम्मुल होता था। जो बुजुर्ग पान लगाते हैं उनका तहम्मुल होता है। अच्छा, मोहब्बत से बातें करते। उनके पानदान में इलायची भी साबुत गोल होती थी, वो सरौता होता था, वो उससे ऐसे कट 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 सरौते से ये सारी जो वोकैबुलरी है ना, मुझे नानी के पानदान से मिली है। और नहीं, मेमोरीज है यार, सरौते से चालिया काटना। हाँ, कटर कटर कट। मैं कहा नहीं लाए, मैं काटती हूँ। तो नहीं, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। और आराम से बैठी काट रही हैं, फिर इलायची डालेंगी, फिर वो चिये होते हैं ना, इमली के जो बीज होते हैं, उनको भून के वो भी रखती थी, तो उनका छिलका
तोड़ के ना मम्मी को वो वाला पसंद था कि नहीं मुझे एक चिया भी उसमें डाल देना पान में, तो वो चूसते रहो, वो हल्का हल्का सा ना उसका एक फ्लेवर निकलता है। तो वो पूरा पानदान मुझे याद है, मीठा इमली की पान नहीं। गुठलियों को भून कर, हाँ, भून कर वो तवे पे सेक कर उनको, तो वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है और उनका शेल हार्ड हो जाता है। फिर वो शेल छील के तो आप उसको ज़रा मुंह में ट्राई करें, तो वो एक जिनको आदत होती है ना पान की या छालियाँ रखने की उस तरीके से, तो मैं बहुत फैसिनेट होती थी उनकी सारे इस पानदान को। फिर मम्मी को तो जहेज़ में मिला था पानदान, फिर मम्मी के पास अलग था, मम्मी भी फिर इसी तरह से फॉलो करती थी। बस फिर उसके बाद से हम बच्चों ने ब्रेक कर दिया ये पानदान का सिलसिला। और क्या, अब हम आजकल की जनरेशन जो है जब वो उस एज तक पहुंचती है तो वो नहीं पानदान, वो मॉडर्न हो जाती है, पानदान तो वो हमारा- क्लचेस रखती है महंगे महंगे, खानदानी पूरी पानदान। कमाई जो है वो पर्स लेकिन रखती उन है। क्लचेस से ज़्यादा आपकी मेमोरीज जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत और मुझे एक्चुअली अपनी दादी को तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरी अम्मी की शादी से पहले ही इंतकाल कर अच्छा। चुकी थी। तो नानी की मेमोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं आज भी खस का इत्र जब मैं सूंघती हूँ तो मुझे अपनी नानी याद आती है। अरे और वो हमेशा खस का इत्र लगाती थी, और उनकी आदत ये थी कि वो उन्होंने मुझे सिखाया भी कि इत्र लगाने का भी एक तरीका होता है। आप अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाते हैं, यहाँ पर, कानों के पीछे, हलक पर, यहाँ एंकल्स के ऊपर, क्योंकि इन जगहों पे जब आपकी पल्स यूं यूं होती है तो वो खुशबू देती है। सो कभी भी यहाँ नहीं लगता, वो हमेशा पल्स पॉइंट्स पे लगता है। और फिर वो मुझे उनका याद है कि वो हमेशा शिफॉन के दुपट्टे पहनती थी, लेसेस वाले, हमेशा लेस लगी हुई होती थी। तो वो एंड में जब इत्र लगाने के बाद ना, तो वो जो हाथ पे इत्र होता था ना, उससे अपने जैसे दुपट्टे का कोना होता है ना, तो उसके ऊपर यूं मल देती थी। तो मैं कहती हूँ, मैं हमेशा उनको देखती थी छोटी थी कि ये क्या करती है, लेकिन मुझे एहसास था कि जब वो चलती हुई जाती थी ना, तो दुपट्टा हवा में लहराता था तो हल्की हल्की खुशबू आती थी। ये नानी दादी के कपड़ों से खुशबू कितनी अच्छी बहुत आती है। इतनी उनके नफासत, पास से खुशबू बहुत खुशबू आती थी। हाँ, और ये हमारी तरह पे मॉडर्न परफ्यूम्स नहीं लगाती थी, नहीं, वो नॉर्मल इत्र जो होते थे, या लाइक पाउडर्स, इस तरह की चीजें, पाउडर बहुत ज्यादा लेकिन आपको खुशबू पता है आती जो थी। इत्र लगाने का ना, इत्र आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इट्स प्योर, इट्स ऑर्गेनिक, इट्स एन ऑयल। परफ्यूम्स जो है उनमें स्पिरिट होता है, वो उड़ जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। परफ्यूम्स में केमिकल्स जो आपकी स्किन को एक्चुअली, आप देखें इत्र लगाने से आपका गोल्ड काला नहीं होगा, परफ्यूम लगाने से आपकी ज्वेलरी काली हो जाती है। होता है। सो नानी अम्मा का, और हमारे नानी अम्मा ही कहते थे, नानी अम्मा का इत्र जो है वो खस का इत्र, मुझे बहुत उनकी याद आती है उससे। अच्छा, great। बताओ भाई, अपनी अपनी यादें बताओ तुम लोग भी। पानदान पानदान खोलो, खोलिए। उसके अंदर आपको याद आएगा, क्योंकि कभी कभार आप यादें बता के भूल भी जाते हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं मेरी नानी की, लेकिन उनकी ना एक जो होती थी, वो ये होती थी कि उनको अपने सारी फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठे करने का बहुत शौक होता था। लाइक उस वक्त तो मुझे याद है फ्राइडे का ऑफ हुआ करता था, संडे तो बहुत बाद में आया था, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो फ्राइडे ऑफ होता था, या ईद त्यौहार कोई ऐसा दिन होता था, तो उनकी कोशिश होती थी, जैसे मेरे दोनों मामू इस्लामाबाद में रहते थे और मेरी सबसे बड़ी खाला कोयटा में, और नानी हमारे साथ ही रही ना शुरू से। दादी जो है, दादी हमारे साथ नहीं रही, दादी अलग ही रही हैं हमेशा मेरी एक फुप्पो के साथ। तो नानी क्योंकि हमारे साथ रहती थी, तो मेरी नानी का एक बहुत ही वो होता था कि बस मैनू ना फ़ोन कराओ, पीटी सेल होता था, फिर उन्होंने डायरी बना के रखी हुई होती थी, ये नंबर है बड़ी खाला का कोयटा का, मामू का ये नंबर है, फिर वो फ़ोन या मुझे कह देती थी करने के लिए कि मुझे मिला के दे दो, या वो खुद कर लेती थी, ठीक है। और फिर वो फ़ोन करके उनकी कोशिश होती थी भाई ए हुन जड़ा जुम्मा आ रहे हैं ना, ए सारे पहुँच जाओ तुसी, मतलब सारे तुम लोग इस जुम्मे को लाहौर पहुँच जाओ, मतलब मेरी अम्मी के घर पे सबको celebration सब जो है होगी। वो आ जाओ लाहौर, हम सब जो है वो 2 दिन के लिए ना हम इकट्ठे होंगे, खाने बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा वो होती थी। फिर ईद होती थी तो उनको मामू अगर इस्लामाबाद बुला रहे हैं, पहले वो फोर्स करती थी नहीं तुसी इत्थे ही आ जाओ, लाहौर ही आ जाओ। फिर अगर उनको लगता था ना नहीं मेरे दोनों बेटे बहुत फोर्स कर रहे हैं, फिर यहाँ से हमें उठाती थी सबको, फिर वहाँ से खाला को फ़ोन करती थी, तुम लोग सारे वहाँ कोयटा से पहुँचो, फिर वो इस्लामाबाद में इकट्ठा करती थी। तो वो उनकी, मतलब एक शहर में रहते हुए तो चले समझ में आता है सबको इकट्ठे करना, वो डिफरेंट सिटीज से जो इकट्ठा करती थी ना फोर्स करके, ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। और आप एक शहर में रहते हुए, अब वो जमाना आ गया कि हम एक शहर में रहते हुए महीनों नहीं मिलते, हम अपने कजन्स को नहीं मिल सकते, हम अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते, या एक शहर में रहते हुए। तो ये मेरी नानी की बात मुझे बहुत प्यारी लगती थी। हाँ, मतलब लाइक
हर किसी के अंदर इतना तप्पड़ नहीं होता, बहुत सारी माएँ इतनी डोमिनेटिंग भी नहीं होती, उनकी फितरत और नेचर होती है और फिर जब कि तक सबको ये बड़े इकट्ठा करें। जब तक ये बड़े होते हैं ना आपके सर पे, तो फिर ये होता है सब खुद ही वैसे इकट्ठा हो जाते हैं, मिलने आ रहे अम्मा होते के, हैं। हाँ, अम्मा के जब चक्कर ये में। बड़े चले जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है सब डिस्ट्रीब्यूट किसी एक को बड़ा बनना पड़ता है। बस फिर किसी एक बनना पड़ता है। सबको इकट्ठा करने छोटी के लिए। बहन या कोई बड़ी बहन या भाई, ऐसा होता है जो फिर ये नहीं, कभी कभी सबसे छोटी वाली बहन सब यही काम करती है। ऐसा होता है ना, हर घर में अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी जो माँ की बात है, मैं कहती हूँ बाप भी नहीं, जो माँ की बात है ना, बिल्कुल। जो दादी हो या नानी हो, जो औरत की बात है, घर वो की नहीं औरत आ से घर सकती होता आज। है। जोड़ के रखती है वो ना, मतलब इस माएँ तरह जोड़ करके के अब चली रखती गई हुई है ना कि मेरी खाला कोयटा से अब स्पेशल आती हैं यहाँ लाहौर मिलने के लिए ना अम्मी को। तो वो अब होता है बहनों का, तो आपको पता है बहुत ज्यादा उनका, मेरी बड़ी खाला का और मेरी अम्मी का ना बहुत शदीद वाला माशाल्लाह बॉन्ड है। उन्होंने कोई बात करनी है, मैंने कहा मैं हमेशा आपके शो में बताती हूँ कि मेरी माँ सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स बहुत है, बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है मेरी अम्मी के अलावा। तो या वो मुझसे बात करेंगी, अगर मैं बिजी हूँ तो फिर वो अपनी बहन को कॉल करती है, मेरी खाला को फोन करती है। तो वो फिर वही वाली बात होगी कि माँ जो सिखा के चली गई हुई है उन बहनों को, वो आज तक उन्होंने रीत कायम की हुई है। क्योंकि माँ ने वो बॉन्ड बना दिया ना। वही मेरी तो मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मी के जाने के बाद हमारी बहनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वही वाली बात है कि पहले अम्मी थी तो हम अम्मी कभी कभार देखो उसने ऐसे किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हम भी अपनी भड़ास आपस में बहन भाइयों की निकाल लेते थे। लेकिन भाई अब तो ऐसा नहीं है, अब तो जैसे लड़ाइयाँ खत्म ही हो गई है ना, अब सब बड़े हो गए, अब सब बड़े हो गए और अब कोई कुछ कहे ना, बस हमारी बहन इंडिपेंडेंट मतलब सब अलग अलग हो गए हैं। मतलब सबको ये लगता है, पहले होता था आप डायरेक्ट जाके घर की बेल बजाते थे, पुप्पो के घर जाने का दिल कर रहा है, चलो सीधा। आप तो फोन करके अब आप पहले फोन करके हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हम इस दिन इतने बजे आ जाए, आप घर पे होगे। या कोई हमें अगर पूछे तो मैं कह दूंगी, अम्मी कह देंगे कि बेटा हम तो इस टाइम पे या इस दिन हम घर पे नहीं होंगे, तो आप उस दिन आ जाओ। पहले ये नहीं होता था। लेकिन अब देखिए वो तो खैर एक नेचुरल प्रोसेस भी ना जिंदगी का। लोग बिजी हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, डिस्टेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, ट्रैफिक, बेवकूफ़ी की बात है कि आप पहुंच जाए पर आगे खाला घर ही नहीं है। तो वो एक दूसरे को इंटीमेट करना अच्छा होता है। पहले सब करीब करीब भी रहते थे, एक ही मोहल्ले में, एफर्ट करना पड़ता है। और फिर ये था वो जो एफर्ट करते छोड़ नहीं थे दिया ना, मुझे लगता है। घर पे लेकिन वो जो एफर्ट करते हैं ना, फिर वो सुकून में रहते हैं। वो खुद सुकून में रहते हैं। आपकी कौन सी मेमोरी है नानी की या दादी मेरी की? ये है कि हरी चटनी जरूर खाने के साथ होती थी। अच्छा, हाँ, एक धनिया और लहसुन जीरे की हाजमे चटनी, के लिए भी हरी अच्छी है ना। जरूर चटनी ये तो मेरा भी होती थी। same और है। स्कूल से आते थे हम लोग, और आते ही मुझे भी आदत होती मज़े की बनी आपकी हुई होती नानी थी। की दादी? जी, नानी की। नानी। और सिल की बनी हुई होती थी वो चटनी। ओफ, इतनी मजे की। अब मैं वो वो वाली। मैं मिस करते हुए कहती हूँ, वो सिल्की पिसी को जो उसमें होता है ना, एक लेस होता है सिल्क का, Exactly। वो जरूर और उससे पानी नहीं डलता अच्छा, ना, same पानी by नहीं the way। डलता तो था। उसमें गाढ़ापन वो लेस उसका वाला अपना होता पानी है। होता था, धनिया हरी मिर्ची Exactly। का। वो ज़रूर रखना है। मैं कहती हूँ कि क्या बात है, क्योंकि हाथों की चीज़ें मोहब्बत और प्यार से बनाती थी। तो मैं कहती हूँ उन खानों में ना मोहब्बत और प्यार बहुत थी। और पता है हर चीज़ में मुझे लगता है कि स्पेशली उस जनरेशन में चीज़ों की, जैसे मैंने कहा ना, खुशबू का ताल्लुक बहुत है। तो मुझे एक और चीज़ याद आती है कि मेरी नानी एक तो सुबह फजर पे उठती थी और हम सबको बड़े प्यार से जगाती थी, तौबा। तो और वो एक आदत बन गई थी फिर। लेकिन उसके साथ अगली चीज़ ये थी कि सुबह वॉक के लिए जाना है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि अब रोशनी हो रही है। और बाहर निकलते ही सबसे पहले मोतिये के पौधे से मोतिये के फूल उतारती थी और अपनी कान की बालियों में डालती थी। Exactly, मेरी अम्मी भी यही सेम नानी करती थी। भी, नानी कानों में I लगाती थी, फिर cannot picture ये देखें, फिर पिरोती थी। बाली अरे सेम बनाना, फिर दादी को हाथ भी बनाती थी, पिरोती थी। मोतिये के फूल। यार अच्छा, सबकी नानियों ने किया। ये आपकी नानियों की मेमोरी है, मेरी अम्मी की मेमोरी है। अच्छा, मेरी अम्मी हमारे ऐसे घर करती थी, हाँ। के बिल्कुल उस पे ना गेट के पास मोतिया लगा हुआ था और स्पेशली अम्मी जरूर लगाती थी। और कोई भी आया ना भर भर के आके हाथ में देती थी। अच्छा, अम्मी भी कहती थी, मेरी नानी भी कहती थी कि मोतिये का जो फूल होता है ना, वो एक दिन का होता है। तो उसको अगर नहीं उतारोगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये वो फूल है जिसको उतार लेना सवाब है। अच्छा। तो वो लिटरली नानी तो फौरन कानों में डालती थी अपनी बालियों में। और अम्मी का यही था, या तो गजरा या फिर सुबह सुबह माय फादर यूज्ड टू, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे दोनों को, वो मोतिये के फूल सुबह उठ के प्याली में रख के तो अम्मी की टेबल के सहारे पे रख देते थे। तो शी उससे कि मैं उठती हूँ जब मुझे खुशबू आती है। अच्छा, मेरी अम्मी की ये मेमोरी थी, अम्मी कान में लगाती थी। अब अम्मी चली गई दुनिया से, मैं अम्मी को मिस करती हूँ। जहाँ मुझे मोतिया का फूल नजर आता है पौधा, मैं लेती हूँ
और मैं कहती हूँ वाह अम्मी याद आ गई, तो अम्मी के पास से यही खुशबू आती थी कान में। खुशबू की तो वो अजीब सी अम्मी कोई की मेमोरी ना, है। अम्मी को याद करना, और कहते हैं कि मोती के फूल की जो खुशबू है, इससे शैतान भी भागता है आपके पास से। अच्छा नानी लोगों को शायद ना एक अच्छा एहसास आपको देता है ना क्योंकि इसलिए। खुशबू अच्छा से नानी भागता तो है ये ना। करती थी ना कि मतलब जैसे आप अपनी नानी की बता रही हैं, कानों में पहन लेती थी लाइक टॉप्स, और फिर वो उसका हार भी Even बनाती बाली थी, भी फिर बनाती बाली के अंदर, बाली बाली के मम्मी ने ना अब कुछ सालों से ये करना शुरू कर दिया है कि वो ना उसी तरह प्याली में भर के वो टीवी लाउंज में किसी टेबल पे रख देते हैं। आप जब एंटर होते हो खुशबू आती है और पूरा दिन वो सुबह से लेकर रात तक रखा रहता है। अच्छा मेरी अम्मी और तो खुशबू आती रहती है। सूख भी जाएंगे ना तब तक भी रखे रहेंगे मस्त मस्त करके। अच्छा मेरी तो नानी के फ्रिज में भी ये फूल होते थे, क्योंकि वो बहुत सारे निकलते थे, नान नहीं लगाया हुआ था, तो वो गीला कपड़ा करके थैली के अंदर करके, उनका खास एक था, पान अलग रखे जाते थे गीले कपड़े में, वो लाल कलर का कपड़ा था थैली के अंदर, और ये फूल होते थे, और ये खोलो और ये तो इसको वो- फ्रिज की चीज इसलिए याद है क्योंकि हमारा काम होता था फ्रिज खोल के खड़े होना कि क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या पड़ा हुआ है। और फिर डांट पड़ी थी, फ्रिज का दरवाजा बंद करो, सामने गर्म हो जाएगा। कितना मजा आता है दूसरों के फ्रिज, खास तौर पे नानी के यहाँ दादी के यहाँ जाके फ्रिज खोल के फ्रिज खोल के देखो अंदर क्या है। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारी नानी दादी की यादें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह सुबह हम जो है ना अपने आप को पुराने वक्त में ले जा रहे हैं, हमारी यादें, हमारी बुजुर्गों के साथ गुजारी हुई हमारी यादें, और वो यादें ऐसी हैं कि सिर्फ वो मेमोरीज नहीं है बल्कि उन्होंने हमारी बेस बनाई है। एग्जैक्टली। जिस पर हम आज खड़े हुए हैं ना, सही बात। उस बेस की वजह से खड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग महरूम रह जाते हैं, और कहते हैं ना जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको कुछ लोग बड़े सतही लगते हैं कि डेप्थ नहीं है इनमें यार, मज़ा नहीं है इनकी बातों में, और आपको होता है बस ये जल्दी से बोले ख़त्म करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात सुनने में आपको मज़ा आता है, आप कहते हैं यार ये बस ये बोलते रहें और हम सुनते रहें। हमेशा आप नोट करें, और अगर आप कुरेदेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ये बेस बनी कहाँ से है। बिल्कुल सही। वो ये चीज़ किताबों से नहीं आती, ये चीज़ आपकी तरबियत से आती है, आपके एक बहुत करने से आती है। पुरानी कहावत है, अनोनिमस है, बट आई लव इट। इट सेज आई हैव लर्नड द बेस्ट लेसन्स ऑफ माय लाइफ एट द फीट ऑफ माय एल्डर्स। कि जब आप बुजुर्गों के कदमों में जाकर बैठते हैं तो आप वो सबक सीखते हैं जो दुनिया आपको नहीं सिखाती। वो विजडम आपको उन्हीं से ही मिलता है। और चाहे आपके बुजुर्ग उतने पढ़े लिखे ना हो, मगर वो कहते हैं ना धूप पे बाल सफेद नहीं किए। बिल्कुल सही कहते हैं। उनके तजुर्बे है ना, तजुर्बे तजुर्बा भी, मुशाहिदा भी, दुनिया देखी होती है उन्होंने। एग्जैक्टली। जो वो आपको सिखा जाते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नानी दादी थे ना, ये लोग मुहावरों का बड़ा इस्तेमाल करते थे, हम लोग शायद इतना नहीं करते। वो हर बात पे लग रहा था कि मुहावरा आ रहा होता है, लेकिन इसका क्या मतलब, हाँ तो तभी हमने सीखे, वरना छोटी सी बात को मतलब सॉरी एक बहुत बड़ी सी बात को छोटे से उसमें। बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान करने का दूसरा एक और बात, वो पढ़ते बहुत थे, बहुत पढ़ने का जो भी जिसके घर में वो माहौल है, क्योंकि ना आईपैड है ना इंस्टा है ना कुछ, ना कैंडी क्रश है ना कुछ है, वरना आजकल के बुजुर्ग सब गेम खेल रहे हो। पढ़ना भी और हाथों से काम करना, लिखना, पढ़ना, निटिंग, चलना, क्रोशिया, एम्ब्रॉयडरी, सब कुछ। मेरी माँ का भी यही हाल है। सुबह से लेकर रात तक भी अगर वो बैठी हुई है ना, कोई काम अगर उसने नहीं किया तो वो निटिंग, क्रोशिया, इतने बड़े बड़े टेबल के पूरे कवर्स बनाती हैं वो, क्रोशिया, सिलाई तो मेरे मैट्स ख्याल बनाती से- हैं, स्वेटर्स बनाती हैं। हमें एक हमारा जो पास टाइम होता था, मतलब या आप फरागत का टाइम कह लें, कि तख्ती के ऊपर कलम से लिखना, खताती करना। और मेरी नानी हमें बिठा कर कहती थी स्कूल से आकर चलो अपनी तख्तियां तैयार करो। तैयार करने का मतलब मुझे अभी भी आता है। तख्ती के ऊपर आप लेप करते थे क्ले का, मुल्तानी मिट्टी का, सही। फिर उसको आप सुखाते थे और फिर कलम उसको काट के उसकी उस दवात के साथ करके आप वो जो खताती होती है ना, वो हैंड राइटिंग, आज किसी की हैंड राइटिंग ही नहीं है, सब टाइप कर रहे हैं। सही बात लोगों है। को लिखना भूल वो गया है। फोन की वजह से या सही वैसे कह रही लिखने हैं। की वजह से ना आपकी हैंड राइटिंग सबकी खराब हो चुकी है, अबाइयाँ मुझे हो और लग फिर रहा वो है। इतनी खताती मैं जो आप कभी- कहते थे फिर वो धुलती मेरा थी, तो ये हाल और है फिर कि दोबारा मुझे लेप कभी करते थे। जिंदगी में अगर मैंने अपने मुलाजिम को भिजवाना है तो उर्दू में लिखने की कोशिश करती हूँ, मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे एकदम रियलाइज होता है कि मुझे तो लिखना ही नहीं आ रहा ये वर्ड, फिर मुझे कुछ सेकंड सोचना पड़ता है ये एंड से है, फिर मैं कहती हूँ छोड़ो रोमन में ही लिख दो। ये हाल हो गया हुआ है टाइप कर करके, टाइपिंग की वजह से। अच्छा अब हम आते हैं उस
याद पर जिसने नानी या दादी के हाथ के बने हुए कुछ खाने खाए। मैं मैंने तो बदनसीब हूँ, अपनी मुझे अच्छा, तो याद मेरा नहीं है भाई। आपको पता है मैंने आपके शो में जब भी खाना भी बनाती हूँ तो मैं आपको ये हमेशा बताती हूँ कि मैं नानी की फेवरेट थी और नानी मेरी फेवरेट थी। अच्छा। हमेशा से ना, मतलब मेरी तो एक तरह से वो बहुत ही शदीद वाली फेवरेट थी ना, तो वो जो करती थी मैं उनको कॉपी करती थी। मतलब इवन वो कपड़े पहनती थी, मतलब कहीं बाहर जाती थी ना तो सर पे दुपट्टा लेती थी, तो मैं भी सर पे दुपट्टा लेती थी कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, मैं भी सर पे दुपट्टा लूंगी। अच्छा, फिर वो मेरा बार बार सर से उतरता था तो मेरी नानी ना पीछे पिन लगा देती थी कि ना उतरे, ठीक है। तो वो खाना मैं रही नानी मेरे साथ, खाने बनाने का जो मेरे अंदर आया है ना वो मेरी नानी की वजह से आया है। जो मैं हर तरह के खाने बनाने का शौक भी है, घर संभालने का शौक मेरी अम्मी की वजह से आया है, डेकोरेट करना, घर की सफाई रखना, खाना बनाना मेरी नानी की वजह से आया। मेरी नानी बहुत मजे के खाने बनाती थी। हम तीनों बहन भाई ना, बहुत दिल करता था हफ्ते में 2 दफा हम उनको कहते थे कि वही वाली बात, चटनी जो होती है ना उसकी, पुदीने की, हरे धनिए की, उसमें इमली डलती है, उसमें कैरी डलती है, हरी मिर्चें डलती है। यार वो चटनी जो वो बनाती थी सिर्फ पराठे के साथ हम खाते थे वो चटनी, सालन की जरूरत ही नहीं होती थी। फिर मेरी नानी बनाती थी पुलाव, मटन पुलाव। अच्छा, मटन पुलाव हम खाते कैसे, हम तीनों बहन भाइयों का ना वो फेवरेट होता था कि नानी प्लीज पुलाव आज बना के खिलाए ना। वो मटन पुलाव बनाती थी, एक तो उसका ऐसा कि हम खाते थे हाथ से, मेरी नानी कहती थी हाथ से खाओ, कोई चम्मच नहीं दे रही मैं, वो चिपकते थे हाथ, इतना टेस्टी। और हम प्लेट्स में नहीं हम खाते थे यार, वो छोटे वाले, वो जिसको तसला भी बोलते हैं और हम परात बोलते हैं पंजाबी में, जिसमें आटा बोलते हैं, छोटे साइज के होते थे, उसमें नानी हमें डाल के देती थी और फैला के ना हम कि जल्दी ठंडा हो जाए, बस ठंडा होकर फटाफट खा लो। इतनी मजे मजे की। फिर मेरी नानी साग बनाती थी, ओए ओए ओए, मैं कहती हूँ दूर पंजाब की धूमे नानी होती भाई, धूमे। अच्छा, उसके साथ मक्की की रोटी मेरी अच्छा, वो A to Z मेरी नानी ने खुद काम करना है, किसी की हेल्प नहीं ले रही। साग बनाना एक आर्ट है, आपका पूरा दिन लगता है उसको धोना, काटना, फिर उसको बनाना, फिर मक्की की रोटी, आटा गूंदना भी एक आर्ट है भाई। आप मकई का रोटी बनाना भी एक आर्ट है। रोटी बनाना बाइंड नहीं होती, रोटी बनाना भी एक आर्ट है। वो मेरी, मैं अपनी नानी को बस काम करते हुए देखती रहती थी, पास बैठ जाती थी, देखती रहती थी। तो वो सारी चीजें, खाना बनाना मेरे अंदर जो आया वो मेरी नानी की वजह से आया। और मेरी नानी जैसा साग और मटन पुलाव अभी तक कोई नहीं बना सकता। आई स्वेयर, बहुत मिस करती हूँ। पुलाव एक इतनी आई थिंक ट्रिकी चीज है। ओह नताशा, ये थोड़ी रखा ये शो। अरे वो खुश हो रही है, ऊपर से देख रही है, तुम उनका शुक्र कर रही हो। ये खुशियों वाली मेमोरीज हो गई। खैर चलो हम आगे चलते देखो यार, मतलब वही ना, याद आ जाती है ना, नानी को याद कर रही हो तो अटैचमेंट है। नताशा, मैं एक बात बताऊं, आपने भी पुलाव का जिक्र किया है ना, तो मैं वही वाली बात कहूंगी कि खुशबू है। मेरी नानी पुलाव बनाती थी, पूरे खानदान में मशहूर था यखनी पुलाव, और उनके बारे में मशहूर था कि जिस दिन वो अपने हाथ से पुलाव बनाती है ना, तो किचन से बाहर, घर से बाहर तक खुशबू आती है। और वो कहती थी कि आपका पुलाव की पहचान यही है कि जब उसका ढक्कन खुले तो खुशबू आनी चाहिए, और वो खुशबू बाहर तक आनी चाहिए। और आपके चावल जो हैं वो लिटरली कहती थी इस तरह से होने चाहिए जैसे मोती के फूल खिले में हो। चावल एक एक दाना लंबा लंबा अलग अलग हो, ये नहीं कि वो पिचक्कर रह जाए चावल। सो एक उनका पुलाव, नो मैटर हम लोग दोबारा पैदा हो जाएं, खानदान में कोई वैसा पुलाव नहीं बना सकता, ना मेरी खालाएं, मैं कहूँगी इवन अम्मी, वो पुलाव सिर्फ मेरी नानी बना सकती थी। दूसरा फिरनी, वो खीर जो होती है, नॉट खीर, फिरनी पिसे हुए चावलों के और वो चावलों को भिगो कर फिर उनको पीस कर वो फिरनी भी, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी अम्मी का मुझे दिया था कि तुम्हारी फिरनी में अम्मी जान वाली बात है। और मैं तब रो पड़ी थी कि नहीं हो सकता, उनके जैसा तो मैं नहीं बना सकती। मेरा टाइम मेरी नानी के साथ बहुत गुजरा है ना, और उनके साथ रहना, फिर वो जब चली गई इस दुनिया से, सॉरी यार प्लीज बात। और तीसरी चीज़ जो मैं मिस करती हूँ, और मिस करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीरी खाने नहीं मिलते, ना कोई रेस्टोरेंट से मिलते हैं, ना बाजार में मिलते हैं, इवन आज़ाद कश्मीर में नहीं मिलते क्योंकि बहुत मुश्किल से वो नहीं, वो पहाड़ी इलाका है, वो ट्रेडिशनल कश्मीरी लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे कश्मीर की चीज़ें नहीं मिलती। तो वो जो खाने, कड़म का साग, मिथ मास, तबक मास, टमाटर पनीर का सालन, हाक, गुश्ताबा, रिश्ता,
ये सब वो नानी जो मेरी बनाती नानी बनाती थी वो कोई नहीं बनाता। अल्लाह। वो जायका मैं भी बनाती हूँ, घर में और भी लोग बनाते हैं, पर जो लेकिन नानी वो माँ taste नहीं बनाती आता थी वो होगा। टेस्ट नहीं है। पता नहीं क्यों वो जायका नहीं है, वो जो एक मेमोरी में बचपन का एक वो जायका टिका हुआ है ना उन चीज़ों का, वो नहीं नहीं मिलता। आता। वो नहीं मिलता। अच्छा, मुझे तो अपनी नानी और दादी से ज़्यादा मुझे अम्मी की चीज़ें बहुत याद है, क्योंकि हम लोग छोटे थे जब 6 साल की जब दादी का इंतकाल हो गया तो वो इतनी दिमाग में ना मेमोरीज रही नहीं। अम्मी, मेरी अम्मी जो हैं, शायद मेरे बच्चे ये रियलाइज करेंगे, मेरी अम्मी पाए बहुत अच्छे बनाती हैं। उन जैसे पाए कोई नहीं बना सकता था। आपके और बच्चों की नानी, मेरी बच्चों की नानी, हाँ मेरे बच्चों की नानी। और आपके बच्चों की मतलब लाइक जैसे मेरे हस्बैंड का, हम कुछ दिन पहले घर गए थे मम्मा के, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी अम्मी को याद किया, कहने लगी देखो जब वो थी ना घर पर और हम जाते थे तो उसकी बात एक अलग, मतलब दामाद बोल रहा है कि जब तुम्हारी अम्मी जिंदा थी ना तो वो एक अलग ही बात थी। जिस घर में औरत होती है वो घर होता है। सही बात है। बिल्कुल वो मकान नहीं होता, वो घर जबकि होता है। बेचारे अब्बू एफर्ट करते हैं, हंगामा से बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाभी भी करती है, लेकिन जो अम्मी तो ऐसे करती थी, मुंह खोलो और उंडेलूंगी। मतलब जो बुजुर्ग होते हैं वो ऐसे करते हैं, बस खाओ खाओ खाओ, जबरदस्ती नहीं, उनकी मोहब्बत का इजहार होता है। हाँ, तो वो तो ऐसी थी कि बस खाना पड़ेगा। अब मेरी खाला ये करती है ना, जब हम लोग जा रहे होते हैं तो मेरा जो उनका बेटा है वो छेड़ता है, वो हमेशा कहता है, कहता है बस आपकी रानी बेटियां आ गई है ना, रानी बेटियां आ गई हैं, तो अब वो खाने, और वो स्पेशली कश्मीरी खाने जरूर बनाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको वो क्रेविंग होती है। तो हम भी आते हैं कि बस हमें पता है हम 2 दिन के लिए आ रहे हैं, हमें पता है कि सुबह शाम दिन रात वो हमें खिलाती रहेगी। हाँ भाई, तुम बताओ अपनी अम्मा के खाने, अपनी नानी के नानी खाने, के- नानी दादी के। नानी के मूली के पराठे अरे वाह। और साथ में नमकीन लस्सी, ओफ अमेजिंग, कोई मैच ही नहीं है उसका। अच्छा, इतने नोट करें मजे के सबकी- बनाती थी। सबके साथ नानियों की यादें ज्यादा है नानियों ना। ज्यादा आई वक्त थिंक गुजरा है। ननियाल से ज्यादा क्लोज होते हैं आप हमेशा, अपने। मतलब मैंने ये नोट But किया। मेरे नानियों- दादी नानी का सारा मुझे अम्मी का मैं तो इंडिया कहना में तो था। दादी और दादा मेरे वालिदैन की शादी से पहले ही इंतकाल कर चुके थे, तो व्हाई नेवर वो सॉ देम। इसीलिए क्या कह रही लेकिन मैंने कहा मेरा ददियाल सारा इंडिया में था, तो वो सब वहीं रहते थे, दादी के साथ टाइम वो स्पेंड नहीं किया। तो नानी के साथ नानी पराठे बहुत मजे के बनाती थी, बहुत ज्यादा। अजवाइन डालती थी नहीं, अजवाइन नहीं डालती थी। क्योंकि हमारे घर में हमेशा मूली के पराठों में अजवाइन जरूर डलती थी। नहीं, हम लोग भी नहीं डालते। अजवाइन Try बाकी चीजों को कीजिएगा। करती है। अच्छा, वो गर्म नहीं होती है? नहीं, हाँ, बादीपन खत्म लेकिन वो करती है ना, बादी क्योंकि- चीजें जो होती हैं, जैसे गोभी होती है, मूली होती है, इस अदरक तरीके की हाँ, चीजें होती हैं। अदरक का भी होता है, लेकिन अजवाइन मूली के पराठे में डाल के ट्राई कीजिएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, आई बिन ब्लेस्ड, मतलब मैंने नाना को भी देखा, नानी को भी देखा, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, दादी के साथ भी गुजारा वक्त, और दादा को भी देखा। दादा के टाइम बहुत छोटी थी, बस इतना याद है कि वो कुछ जादू करके दिखाते थे, ऐसे कुछ पीछे हाथ करते थे और वो मैकिनटॉश की टॉफियाँ आती थी ना, ये लो तुम्हारे लिए, और मैं खुश हो जाती थी। इतना याद है, बाकी मुझे इतना याद दादा की मुझे बहुत चीजें याद है, क्योंकि हम लोग होस्ट में थे जब दादा का, नाना को तो देखा भी नहीं, अच्छा। लेकिन दादा की बहुत चीजें याद है। मेरे दादा को ना हाथ में रेशा था, अच्छा, उनका हाथ मुस्तकिल, और उनकी जो इंतकाल है वो हमारे घर में हुआ। अच्छा। तो अम्मी अपने पास ले आई थी उन्हें, क्योंकि वो जब बेड रिडन हो गए थे, तो फिर हमने मेल नर्स वगैरह, वो हमारे घर में थे। अच्छा अच्छा। तो वो मुझे उनकी काफी चीजें याद है। हमारे तो नाना को जो है वो नानी बहुत वो करती रहती थी, डांटती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी, याकूब इधर आओ याकूब, और वो बेचारे कट्टो ये कर लेता हूँ, कट्टो, और प्यार से वो कट्टो बुलाते थे। तो नानी की शुरू से नेचर बहुत डोमिनेटिंग थी, क्योंकि वो हेड मिस्ट्रेस थी, आई मीन लाइक फॉर ऑल स्कूल्स वो डिप्टी इंस्पेक्टर थी, तो वो एक एजुकेशन और एक वो प्रिंसिपल वाली एक Discipline। शुरू से ही थी, बहुत स्ट्रिक्ट। वो मम्मी सुनाती है ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि अगर आलू गोश्त पका है, जैसा भी पका है, यही खाओगी और कुछ नहीं खाओगी। कह रही मैं ऐसा वक्त गुजारा है मम्मी ने उनके साथ। ये बहुत खैर, अच्छी चीजें करती थी नानी दादी। नहीं बहुत स्ट्रिक्ट, यही सारा कुछ काम इज्जत आता करो है। रिस्क की, यही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, हाँ, मेरी नानी के जो मुझे बहुत पसंद थे ना, वो थे आलू के ना वो चॉप्स बनाती थी, चाँपे, चाँपों को हरे मसाले में और लहसुन अदरक डाल आलू के चाँपे कैसे? हाँ, के हाँ। चाँपे? जैसे चाँपों को आपने गला लिया ना मसाले में, हरे मसाले में, गोश्त की चाँपे ना? गोश्त की चाँपे, उसको गला लिया, अब फिर वो आलू बॉईल करके, आलूओं को मैश करने के बाद भी जो चाँपों का मसाला होता था ना, हरा मसाला और ज़ीरा, गरम मसाला, वो
आलूओं में मिक्स करती थी और फिर वो बॉल बना के चांपों को कवर करके और अंडा क्रम लगा के वो अच्छा, फ्राई I see. करती थी। दे वर अमेजिंग। हमेशा ईद पे बहुत तो वो tasty बनता बनाती होगा। यार कितना बहुत tasty मजे बनता का। है। आलू के अंदर गोश्त आलू हो। आलू के कटलेस के अंदर चाप समझो ये इस तरह की। और वो आलू के अंदर भी मसाला वो गोश्त का और हरे मसाले का आता था ना, तो Oh, how बहुत lovely. मजे का बनता था। और एक वो बनाती थी बुखारा पुलाव, ये गाजरों वाला बुखारा पुलाव होता है। पुलाव? हाँ, ये गाजर का पुलाव बनता है। अच्छा। मैं हमेशा उनके हाथ का खाती थी। मम्मी भी बनाती हैं, लेकिन मुझे नानी के हाथ का ये बुखारा पुलाव इतने मजे का बनता है। ये बहुत कम घरों में मेरे ख्याल से बनता है, लोग शायद जानते भी नहीं हैं अफगानी इसको। टाइप डिश लग रही है मुझे ये। नहीं, जैसे गाजर। आप पुलाव बनाते हैं और उनका खास वो पोटली होती थी, मलमल के कपड़े में वो हाँ, पूरी exactly. पोटली, धनिया, जीरा, हाँ, वो साबुत मसाले। वो तो साबुत यखनी मसाले की निकलनी। पोटली। हाँ, मतलब वो जिसे कहते हैं ना, वो लॉन्ग वर्जन ऑफ पुलाव। पहले बॉईल होता था वो पूरा इस मसालों के साथ, फिर वो गाजर और मसाला और टमाटर के साथ ना वो सारा जो गोश्त है मिक्स होता था, और फिर चावल। इतने मज़े का बनता है ना, वो मिठास नहीं होती उसमें ज़्यादा, लेकिन वो गाजर और वो ऑरेंज से कलर का होता है पुलाव ना वो। और एक इनका होता था कच्चे कीमे के वो कबाब बनाती थी। अच्छा। वो तो मेरी मुमानी भी बहुत फरमाइश करती थी अपनी सास से ना, उनकी मेरी नानी उनकी सास हुई कि वो बनाए आंटी, वो बनाए ना, वो बहुत मज़े के बनाती थी। अलग से पता नहीं कहाँ से फ्लेवर आ जाता था, वो सारी प्यार, ममता, सब एनर्जी हमारे घर इसमें बहुत डलती बनते थी। थे कच्चे कीमे के ना, मेरी अम्मी एक कबाब बनाती थी। बनते जितनी भी सब्जियां हैं उनके छिलके ग्रीन हाँ, सब्जी, अच्छा, अच्छा। उनके छिलकों के कबाब, सब्जियों और के। फिर अम्मी ने एक दफा फ्राई करके अब्बू के सामने रख दिए, तो उनको तो पता ही नहीं चला कि ये सब्जी के कबाब, वो तो गोश्त के कबाब समझ के खा गए, क्योंकि उसका फ्लेवर बीफ जैसा हो जाता है। आई डोंट नो क्या करते हैं मैं तो सालों साल लौकी के कोफ्ते बना के अपनी मियाँ को खिलाती रही, उनको पता वो लौकी नहीं खाते थे, ये खाने की चीज़ है। मैं लौकी के कोफ्ते बना के खिलाती थी। आई लव दोस कोफ्तास दैट यू मेक। और अब्बू को तो पता ही बताया नहीं कि लौकी है। अच्छा, दादी का मुझे याद है वो कच्चे गोश्त की वो जो बिरयानी होती है हैदराबादी स्टाइल की, वो मुझे याद है, वो बड़ी पतीली होती थी उनकी, और वो आटा गूंद के ना वो उसको साइड से वो करते हैं ना? सील करते हैं। वो हमेशा वो एक उनके घर में जब भी सब जमा होते थे और तो क्या वजन, हो अच्छा जाएगा। नानी माँ पुलाव स्पेशली जब बनाती थी ना, तो उसको दम लगाने के लिए उस पे वजन जरूर रखना है। और वो इतनी बड़ी वो जो नहीं होता, जो हावन दस्ता होता है, तो उसका वो पूरा वो ऊपर रखती थी ताकि उसके वजन से वो दम अच्छी तरह से। कपड़ा मेरा भी तो ना कपड़ा भी मेरी, लगाते हैं। नानी का ये भी होता था। मेरे जो बड़ी खाला के बेटे हैं, मेरे कज़न, उनको शिकार करने का बहुत शौक होता था ना। अब जाके थोड़ा कम हो गया उनका। वो पहले बहुत शिकार किया करते थे। शिकार करके वो लेके आते थे हिरन, खरगोश, और फिर वो तीतर, नानी को बटेर, कहते थे आके लाहौर की बात करें। फिर वो नानी को कहते थे अब नानी किधर है, नानी बना के खिलाएंगी। फिर मेरी नानी वो जो खरगोश और हिरन का गोश्त पका के हमें खिलाती थी ना, वो वाला टेस्ट भी मैंने कभी जिंदगी में नहीं। उफ, अच्छा, क्या मेरे वो अम्मी taste अब्बू को होता था इतनी, मतलब मेरी अम्मी को स्पेशली इतनी क्रेविंग थी ना बुजुर्गों की, क्योंकि हमें बहुत कम उम्र तक बुजुर्ग मिले। तो मेरी अम्मी जैसे हमारे लिए कभी भी कोई बेबी सिटर हायर करना या कुछ, तो अम्मी ना ढूंढती थी कि कोई बुजुर्ग मिल जाए, सिर्फ मेरे बच्चों को वो बुजुर्ग वाला एलिमेंट जो उनकी जिंदगी में मिसिंग है वो देने के लिए। तो अब जो भी होता था, जैसे ये ओल्ड हाउसेस होते थे, बच्चे छोड़ गए, अम्मी उनको अपने घर ले आती। अच्छा, अम्मी उनको अपने घर ले आती थी, उनकी खिदमतें करती और कहती बस आप मेरे बच्चों के साथ सोएं, ताकि और मुझे अच्छे से याद है कि वो वाली सारी चीज़ें जो मुझे अपनी दादी और नानी से सीखनी चाहिए थी। मेरे पास एक मेमन अम्मा होती थी, इसी तरह उनके बच्चे ने उनको घर से निकाल दिया था या क्या प्रॉब्लम हुई थी उनके साथ, तो वो हमारे साथ रहीं। जितनी भी दुआएं हमें सिखाई वो रात को सोते हुए उन्होंने। सो अम्मी हमेशा से मैंने नोट किया, बस अच्छा ये बुजुर्ग हैं, आ जाए आप हमारे घर आ जाए। तो उनको हमारे साथ रखना। और हमने खाली एक नानी दादी इससे ज़ाहिर महरूम रहे, उनके इंतकाल जल्दी हो गए थे, लेकिन हमें ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी नानियाँ दादियाँ मिली हैं, और वो बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट हमें इसीलिए शायद ज़्यादा है क्योंकि मेरी अम्मी ने जो बेघर लोग थे उनको अपने घरों में इसी तरह रखा और बहुत कुछ सिखा के गए वो। मुझे तो बुजुर्ग बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे सा वक्फे के बाद फिर हम अपने प्यारे बुजुर्गों को याद करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। एक तो इन्होंने मेरे सामने पानदान रख दिया है, बस अब चालिया सौंफ निकाल के सुबह खाए जा रहे हैं। जुगाली कर रहे हैं की जरूरत है। लेकिन पता है ये जुगाली बहुत हेल्थी है। ये जो च्युइंगम खाते हैं ना, उससे बेहतर आप सौंफ खा लें, धनिया के बीज खा लें,
साबुत धनिया रख लें नमक के साथ, गले के लिए बड़ा अच्छा होता है। हाँ तो ये टोटके हैं, ये टोटके ये टोटके हैं। मैं सोची मैं होस्टिंग कैसे करूँ, इतना मुंह भर लिया आपने। चबाए जा रही हूँ, चबाए जा रही हूँ। आप चबा रही हैं, हम टोटकों पे ही आ जाते हैं। तो एक चीज जो मैंने देखी और जो बहुत हिना कह काम आने वाली फ्लाइट है। ना मिस कर दूं। हाँ जल्दी जल्दी मैं अपना बोल के जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है। तो भाई देखो, अगर निराशा अगर हम आज यहाँ बैठे हैं ना, तो मेमोरीज अपनी जगह, लेकिन कुछ सिखाना भी फर्ज है। बिल्कुल सिखाना चाहिए। तो एक चीज जो मैंने अपने नानी को करते हुए देखा, फिर अम्मी को भी करते हुए देखा, अजवाइन जिसकी हम बात कर रहे थे, हाँ बच्चों को कॉलिक होता है ना, और वो रोते हैं और आप ग्राइप वाटर दे रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो क्या करती थी कि मलमल के कपड़े में रुई रख के हाँ अजवाइन को जरा सा जैसे मल के ना उसे गर्म करके, हाँ उसको वो कहते थे अजवाइन की बत्ती। अच्छा रुई के अंदर आपने अजवाइन रखी, हल्की सी मलकर आपने उसको मलमल में लपेटा और उसको गर्म किया, और उसको आपने बच्चे के पेट के ऊपर बांध दिया। सिकाई। और मेरी अम्मी, इसी को मैं ऐड इन करती हूँ क्योंकि आप पेट की बात बता रही हैं। जब भी मेरे बच्चों को कुछ इस तरह पेट का प्रॉब्लम हुआ है, किसी भी बच्चे को हुआ है, तो मेरी अम्मी ने सफेदी ली है, सफेदी को फेंटा है, बहुत इतना फेंटा कि वो जाग अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए। वो जो पानी उससे निकलता था सफेदी से, वो पानी दूध की जगह अम्मी बच्चों को पिला देती थी। अम्मी कहती थी कि लाइक जिसको मोशन हो रहे हैं, ये वो टांका लग जाता है उससे, डायरिया जब हो रहा हो। हाँ डायरिया हाँ। लेकिन कॉलिक पेन के लिए ये अजवाइन की बत्ती, और ये इससे ना बच्चे को कोई आप नुकसान दे रहे हैं, ना उसके अंदर आप कुछ डाल रहे हैं जो आपको डर लगे कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बच्चे सुकून में आके सो जाते हैं। दूसरी चीज जो कि मैं आज भी करती हूँ, उसका जायका भी बड़े मजे का होता है। सर्दियों में, या जैसे अगर आपको, जैसे मुझे हल्की सी एस्थमेटिक में हूँ तो डस्ट से इन चीज़ों से मुझे गले में सांस में थोड़ी प्रॉब्लम, एलर्जी, हाँ एलर्जी भी हो जाए या गला आपका ख़राब हो कुछ हो, एक तो माने या ना माने, गला ख़राब हो, दूध जलेबी। दूध जलेबी गरम दूध में आप थोड़ी सी जलेबी डालें, ठीक है, ज़्यादा फ्री ना हो, थोड़ी हाँ इतनी सी गरम दूध में आप थोड़ी सी जलेबी डालें, आप 3 रातें वो खा लें सोने से पहले, आपका जुकाम नजला बुखार ना गया तो मेरा नाम बदल दें। 2-3 चम्मच ही आई थिंक काफी। ये पहली दफा इतनी सी जलेबी और आधा कप दूध गरम, तेज गरम, उसमें भीग जाती है। वो तो बहुत मजे की होती है, बंदा खाई। मैं बचपन में बिलावल कही थी, नानियों में गला खराब हो रहा है, मैं दूध जलेबी खा लूं, तो कहती मेरी बेटी का दिल चाह रहा है, क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ मकर हो रहा है। तीसरी चीज वो भी दूध से रिलेटेड थी। अगेन, अगर आपको बहुत कंजेशन हो रही है, जैसे सर्दियों में हो जाती है बच्चों को स्पेशली, तो आप थोड़े से देसी घी में, इतना सा देसी घी प्रेफरेबली, उसके अंदर आप डालिए थोड़ी सी खशखाश, और खशखाश को आपने पानी में भिगोना है ताकि वो नीचे उसकी मिट्टी विट्टी से बैठ जाती है, तो ऊपर से आप साफ खशखाश उतार लें। सही। वो इतने से आधा चम्मच घी के अंदर आप 1 टीस्पून खशखाश की डालें, 1 इलायची हरी उसके अंदर कड़कड़ाएं, और उसको जलने नहीं देना। सही। जरा सी वो कड़कड़ाने लगे ना, तो आपने फौरन उसके अंदर 1 ग्लास दूध डाल देना है। ओके। उसको 1 उबाला आया और वो आप रात को पी लीजिए। अगेन 3 से 4 दिन आपकी कंजेशन क्लियर हो जाएगी। जबरदस्त। वेरी नाइस। मतलब ये अच्छा, जो अंग्रेजी छोटे दवाइयों बच्चे हैं ना, से, जैसे जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, जो लाइक न्यू बॉर्न और मदर फीड वगैरह पे होते हैं, उनके लिए भी मुझे बताया था अम्मी ने, 1 चम्मच में उसको, चम्मच को गरम करो, टीस्पून को गरम करो, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालो, गरम किए हुए चम्मच पे, तो ऑटोमेटिकली शहद गरम हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो अदरक है ना, उसको कचौके लगा के उसका हल्का सा रस निकाल के कुछ ड्रॉप्स उसमें डालो, और जरा सी काली मिर्च, बिल्कुल काली मिर्च, अदरक का रस एंड शहद, और उस चम्मच पे गरम हुआ हुआ, मतलब उसको और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद जब वो पूरा मिक्सचर गरम हो जाएगा, तो दूसरे सही वाले चम्मच में निकाल के बच्चे को पिलाओ। ये मेरी अच्छा, मेरा इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, और ये मैंने किया हुआ है। मैंने भी किया है, शहद गरम और ऐसे उसमें लेमन के 2 ड्रॉप्स, अच्छा, और हल्की सी काली मिर्च, वो आप चम्मच पी जाएं अगर आपको वो हो रहा है प्रॉब्लम, तो बलगम का मैंने है, तो अदरक इसलिए कहा कि अदरक जो है वो थोड़ा सा गरम होता है, थोड़े चेंज है, लेकिन सबके मिलते जुलते हैं ये वाले टोटके बलगम ना। सारा निकाल देगा, क्योंकि मुझे याद है मेरी नानी ने मम्मी को बताया था, हम लोग वहीं पर ही रुके हुए थे, और उन्होंने कहा बस तुम इससे इसको बहुत ये फर्क दो। पड़ा। मैंने जब अपने बच्चों को दिया तो एकदम खांसी हुई उनको, और वो सारा बलगम निकाल दिया। ये तो एक्चुअली
वो है ना कि बलगम निकाल के आप बाहर करते हैं, लेकिन जो खशखश वाला है उससे ये होता है कि आपकी लंग्स और कंजेशन क्लियर हो जाता है। क्लियर होता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, जो जो देख रहे हैं वो लिखते जाएं साथ साथ। मैंने ये कहा था ना कि मुकाबले में मुकाबला का लोगों को सिखाना कसम से क्या कह रही हो फ़हीमा? मेरी अम्मी क्या करती थी, चाय में एक लौंग डालती थी हमेशा हमेशा, और वो लौंग एंड में खा लेती थी, बहुत अच्छी होती है लौंग। खा लेती थी। खा लेती थी। हाँ, गले के लिए? लोग खा लेते हैं अच्छा, लोग। मैं तो बस पता है, गले के कई लिए, बार- इवन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होता है। मैं भी यूज करती हूँ इवन लौंग। दांत के दर्द के लिए। दांत पे लड़कियों का लौंग ना, मेरी every नानी day। ने मुझे बड़े मजे की एक चीज बचपन में ही बता दी थी। लड़कियों का प्रॉब्लम है यूटीआई के इश्यूज हो जाते हैं, मतलब कमर दर्द का प्रॉब्लम बिला वजह शुरू हो जाता है। तो मेरी नानी ने बचपन में ही मुझे ये चीज़ सिखा दी थी कि रोज़ रात को सोने से पहले या फिर जब फील करो कि कुछ ऐसा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, फील हो रहा है, तो सोने से पहले नाक में 2-3 कतरे ऑलिव ऑयल के। हाँ, बेस्ट है। सीरियस, मेरी नानी तो रोज रात को करती थी, सोने से पहले नाक में 2-3 कतरे ऑलिव अब ऑयल इसके के। पीछे कितनी बड़ी साइंस है, क्योंकि यहाँ है, आपकी बिल्कुल। नाफ पे आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है ना, जब आप पैदाइश से पहले, ठीक है, तो वो जगह होती है जहाँ से बच्चे को पूरी उसकी न्यूट्रिशन, उसकी फीड, हर पूरी चीज होती मिलती है, है इनसाइड द मदर्स वूम। तो आपकी नाफ के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है ऑफ नर्व एंडिंग्स, सारे पूरे बॉडी के। पूरी बॉडी की। तो जब आप उसको मॉइस्चराइज करते हैं और उसमें ऑयल आप डालते हो, जैतून का तेल तो वैसे ही जी बिल्कुल। और मैंने कभी तो पूरे जिंदगी में जिस्म में उसका असर होता है। नानी को ये कहते सुना ही नहीं था। कहती मेरी अम्मी कहती है कमर में दर्द हो रहा है, मेरे हो जाता है कमर में दर्द और यूटीआई के इश्यूज हो देखो, जाते हैं। अच्छा इसी इशू के हिसाब से जैसे बहुत आज सारी से बच्चियों को रोजाना। डिस्चार्ज जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है, दर्द है। लिकोरिया जिसको आप कहते हैं, तो वो यंग बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी अम्मी ने, बुजुर्गों वाली बात मैं सारी अम्मी से रिलेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी चीज़, बच्चों की नानी, हाँ मेरी बच्चों की नानी, उन्होंने बताया सिंघाड़ा जो है, सिंघाड़े का पाउडर, वो जो पाउडर है उसको आपने 1 चम्मच लिया और रात को पानी में भिगो के आपने उसको ढक के रख दिया, और सुबह आपने हार मुंह उठे और वो जो सिंघाड़े का पाउडर है जिसमें डिबोया हुआ था वो पानी आप गड़गड़ चढ़ाएं। उन्होंने कहा कि पहले आपने रात को उसको सिंघाड़े के ग्लास को इतना पका लेना है पाउडर डाल के कि वो 1 ग्लास आधा ग्लास हो। अच्छा, उसके बाद रात को ढके हुए और सुबह उठे आप निहार मुंह पिए। 3 दिन ये करेंगे, आपकी तबीयत सेट। तो वो हिला के इन्फेक्शन पीना है, वगैरह। मतलब हिला के, मतलब वो तो जब उसमें ताकि वो सारा पकाया चला हुआ जाए। है, मतलब सब पाउडर चला को, जाए। सिंघाड़े के पाउडर को उसमें पकाया हुआ है। 1 ग्लास को आधा ग्लास कर लिया और रात को ढक के छोड़ दिया, सुबह निहार मुंह उठे आप पिए, गुड टू अच्छा गो। है। ये जो भी नहीं लिख रहा ना वो बाद में YouTube पे जाके लिख रहा होगा, मैं बता रही हूँ। सिर्फ 3 दिन, सीरियसली ये बहुत करामत। और कुछ बातें ऐसी बुजुर्गों की होती हैं जो अब गुठली में बांध ले। अब हमारे इतने स्किन के इश्यूज होते हैं, मेरा तो एक्नी होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप वो आती है, क्लेना जेल आता है, वो लगाओ और ये और वो, और पता नहीं पानी ज्यादा मैं पीती हूँ, बस ठीक है बचत हो जाती है। लेकिन मेरी नानी का भी यही हाल था, मतलब रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल फेस पे लगाती थी, जैसे हम नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं, वो तुम्हारी वो कोकोनट ऑयल लगाती थी। और मेरी ठंडा होता है ना? नानी की स्किन जो चमकती थी, सुबह उठ के वो बेसन से मुंह धोती थी। और जब वो मुंह धो के बाद कुछ लगाती नहीं थी उसके बाद फेस पे, कोई मॉइस्चराइजर, कोई जैसे हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर मुंह धोने के बाद, उनको जरूरत नहीं होती थी। शायद उस कोकोनट ऑयल की वजह से जो पूरी रात उनकी स्किन पर लगा रहता था, बेसन की वजह से ज़ाहिर है वो अच्छा, और साबुन- ऐसा और नहीं है उनका कि ये माथा लोग और अपनी नाक और ये चीज जो हम अब वो उससे करते हैं शाइनर का शिमर शिमर से करते हैं, उनकी वैसे ही चमक रही होती थी माशाल्लाह। वैसे नानी हम दादी करते लोग ही- ब्यूटी कॉन्शियस थे, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं ख्याल रखते थे। मुझे याद है कि मेरी नानी तो वो सिकाकाई, रीठा, बहुत ख्याल आंवला करती थी। एग्जैक्टली पाउडर बना के हाँ, मैंने भी बनाया नहीं, है। उसको पका के पकाती थी, वो शैम्पू तैयार करती थी। और मुझे याद है वो ऐसे लंबे बाल उनके होते थे, काले होते थे, किरण, इतने लंबे। मेरे इतने लंबे बाल थे और वो मेरा लगाती यही था। थी, उसके अच्छा, बजाय मीठे और नहाना उसको नहीं। पका के तो उससे बाल धोना, उससे बहुत लंबे होते हैं बाल, नहीं, नहीं, शैम्पू अच्छे नहीं। बाल होते थे। हेल्दी या होते हैं, फिर लंबे वो होते हैं दूसरा वो उससे। लाल वाला साबुन पहले आता Life था ना, Boy, Life हाँ, बस Boy। वही वाला वो सर पे वो इस्तेमाल करती थी। इसके अच्छा, ये अलावा- मेरा ख्याल है सब नानियों का था कि सब लाइफ बॉय same, वाले साबुन से बाल धोने, उनके पुराना बाल वाला इतने जो अच्छे था, होते थे। अच्छा, फिर होते थे निदा बाल। उसी फेस के साथ अगर नानी ने कहीं बाहर जाना है, किसी दावत पे, किसी शादी में, इवेंट पे, उनके पास मुझे याद है एक मेडोरा की लिपस्टिक होती है। वही एक लिपस्टिक निकाल के वो ये तो खैर होता था, इधर भी नाक पे भी
फोटो पे बस ये पूरा मेकअप हो गया। मेरा concept वहीं से आया है। और वो हो लोग गया। पता है क्या, वो लोग ड्रेसिंग टेबल नहीं यूज करते थे, उनका एक शीशा होता था ना, वो ऐसे शीशे छोटा में- वाला छोटा शीशा। शीशा छोटा शीशा होता था, उसी में ही सारा कुछ सब मेकअप कुछ हो रहा है उनका। सुरमा लगा लिया, सुरमा जरूर सुरमा, लगाना है। जैसे मेरी ये अम्मी सुरमा खास जरूर होता है। लगा के सोती थी, जरूर अच्छा, लगा मेरी नानी की मुझे याद है चांदी की सुरमेदानी होती थी। Yes, वो yes, इतनी चांदी की मुझे होती थी। fascinate करती थी, तमाम वो नानियों की यूं होगी करके मुझे लगता हाँ, है। यूं वो करके- लगाना है रात को। और बस और कुछ और नानी लोग ना अपना सामान ना वो लोहे वाली अलमारी में रखते थे, वो हाँ, उनके पास हाँ, लोहे लोहे वाली वाली अलमारी, लोहे वाली। सबके घर में लोहे वाली अलमारी। वो चाबी लॉक रहती थी, और जब वो खुलती थी एक तो खुशबू आती थी, और पीछे से यूं खड़े होकर चक्कर क्या है ये बात? ये लोहे की अलमारी की बात मुझे समझ नहीं शायद पहले यही बनती सबकी है। सबके घर लोहे में की थी, अलमारी। सबके घर में। एक तरह से लॉकर का आप समझने नेमल बदल था ना वो, अच्छा, ओ अच्छा, हाँ, वो फिर बिकॉज लॉक वो ना रहता था। टूट सकती है ना उसका दरवाजा को तोड़ सकता है। वो एक किस्म का लॉकर होता था। वो लॉकर था। एक पेट खराब कह रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन का टोटका मुझे याद है कि नानी हमेशा करती थी। मुनक्का खिलाती थी, कोई दवाई भी देनी होती थी, जैसे मलेरिया की, मैं दवाई नहीं खाती थी ना, मुनक्का खोल के वो दवाई को अंदर डाल के और कहती थी बस खा जाओ, बस तुम खा जाओ। तो वो मुझे कॉन्स्टिपेशन का शुरू तो से वो ही लगता रहा है ऐसे ना। कुछ भूनना या कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस उसके अंदर कह रही है मुनक्का, दवाई एक दो- दवाई छुपा के दे देती थी। हाँ, अगर कोई दवाई नहीं, अच्छा बच्चे की कॉन्स्टिपेशन के लिए वैसे मुनक्का। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो सिर्फ मुनक्का होता था कि बस ये। मुनक्के को पका के भी पिलाते हैं, वो भी अच्छा नहीं, होता वो तो कहती थी बस ये खा लो तुम। हाँ। तो वो खैर सही हो जाता था तो क्या मतलब बचपन में से। चबा लिया और खा लिया। हाँ, मुनक्का मुझे पसंद था, वो किशमिश की तरह मीठा मीठा सा ना। तो कभी तो जब पसंद था तो कहती थी इसको दवाई भी मैं इसी के अंदर डालकर दे दूंगी, कभी कोई देनी होती थी ना। मुझे याद है हमारी नानी की एक चीज याद है, वो कचूर कचूर दादी की थी, वो तो कचूर खिलाती थी, पेट में कीड़े हो जाते थे तो हम खाना वाना नहीं खाते थे, तो दही में मिला के ना कचूर का पूरा कचूर क्या पाउडर होता है? कचूर होता है, उससे कीड़े जो है वो आपको वॉमिट होते हैं और मोशन होते हैं, जितने भी पेट के कीड़े होते हैं वो ओह, वाओ। सब साफ हो जाते हैं। वाह, तो वो सबके वो पेट है कीड़े क्या? होते थे। हाँ, मिलता है अभी क्या? जी जी मिलता बंसार होगा। की दुकान पे। हाँ, उसको बंसार उर्दू की में क्या दुकान कहते पे। हैं? मैं तो ऐसे ही ये समझती नहीं हूँ कि बस नहीं, ऐसे जो ही कहते थे, parasites हो नहीं, जाते हैं ना, नहीं, वो पेट में हो कीड़े जाते हो पेट गए। में कीड़े होते हैं, आप लोग आपको भूख नहीं लग रही होती आपको, तो वो अक्सर मैंने देखा है कि अम्मी लाती थी, दही में मिलाया कचूर और दही से हमें खिलाई, बहुत गंदा टेस्ट ऐसा करता था, आप मट्टी खा रहे हो, पत्थर खा रहे हो, मगर उससे वॉमिट होती थी और मोशन होते थे, सारे जितने भी पेट के कीड़े होते थे वो साफ हो जाते। नहीं, वो जो बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से होते थे वो। नहीं नहीं वो भी होता था, याद है ना? वो कुछ मीठा खाने की वजह से भी होते हैं। कुछ और बोलते हैं मीठा हमारे खाने यहाँ। उसे दांतों में कीड़े लगते उसे हैं। बोलते थे चमूने। चमूने। नहीं नहीं, बोलते हैं उनको, बच्चे बहुत मीठा खाते हैं ना, चॉकलेट स्वीट्स। मैं तो प्लेट भर के कहते हैं चमूने लड़ गए। मुझे तो यही बोला जाता प्लेट था। भर के। ज्यादा मुझे ये होता था प्रॉब्लम। ये बच्चों को सब बच्चों को होता है, मुझे सब अब याद बच्चों होता को। चलो मुझे क्या करना चाहिए था। सब मैंने बच्चों तभी तो बोल दिया फिर। तो वो इसीलिए तो आजकल की माएँ मीठा मतलब खाने की इजाजत नहीं देती हैं, क्योंकि हम सब भुगते हुए हैं। हमें तो होता था जो पैसे मिले हमने मीठा ही खाना है। टॉफियाँ और ये वो, आजकल के बच्चों को हम इतना नहीं करने देते हैं, मेरी जितना हमने नानी किया है। तो नहीं, ये आजकल के भी बच्चे ज्यादा मीठा खाते हैं। ताले में रखती थी सब। पता नहीं मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा दूर हाँ, रखा। आजकल जब अपने दिल होता है, और तो हम डालते हर हैं। चीज मीठा जो खा रहे हैं प्रोसेस आजकल। खा रहे हैं बच्चे, उसमें भी कितनी मीठी, उसमें भी तो पता है कि sugar देखिए level जैसे बहुत हमारा होता क्या होता था, हम अपार्टमेंट्स पे रहते थे, हम नीचे उतरे दुकान पे गए अपनी मर्जी से। अब हम दूर रहते हैं, बच्चों को जब अगर चीज लेने जाना है तो उन्होंने गाड़ी में बैठना है फिर जाना है, तो इसलिए हमारे थोड़े कंट्रोल में सही है। बात है। वो थोड़े दूर है है। दुकान आपके में। घर में बच्चे कंट्रोल में होंगे, आम बच्चा कंट्रोल में नहीं कंट्रोल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में बुजुर्गों ने हमें क्या क्या सिखाया। हम तो लाइन क्रॉस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बहुत ही आज हिचकियाँ आ रही होंगी हमारे बड़ों बुजुर्गों को जो नहीं है इस दुनिया में। हाँ, अल्लाह और ताला उनको अच्छे बुलंद दर्जात दर्जात जहाँ उनके भी हों वो बुलंद करें। खुश रहें। और तो वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं वाकई अपने, मतलब उनके पास यादें जो हैं। भी कंक्लूड की हुई तरबियत होती है पूरी जिंदगी की, जो उनको याद होता है अगर वो उस वक्त अपने सेंसेस में होते हैं, तो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया होता है वो उससे भी ज्यादा चीजें सिखा जाते हैं अपने असल से सूद के आई जाते थिंक वो चाह रहे होते हैं ना कि हम सिखा जाएं। नहीं। अब उनको जो है ना अपने बच्चों पे भी वो
ट्राई एंड एरर वाली बेसिस पर उनको तरबियत दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो बच्चों के बच्चे सामने आते तो उनको पता चल जाता है कि मैंने क्या अच्छा किया है तरबियत में और क्या बुरा किया है, और मुझे अब इनको क्या समझाना चाहिए। बच्चों में लगता है वो जो नसीहतें करते हैं ना, वो एक तरह से उनकी वसीयत होती है, क्योंकि उनके जाने के बाद वही चीज़ें आपको याद रह जाती हैं जो उन्होंने आपको शायद बड़े हल्के फुल्के अंदाज में सिखाया होता है। मुझे याद है कि मेरी नानी का बड़ा एक प्यारा सा तरीका था। एक तो मैंने आपको ना वो सुबह फजर के वक्त ज़रूर उठाती थी, तो अब वो सुबह सुबह आके अंदर आएंगी, अगर एसी चल रहा है एसी बंद होता था, अच्छा हम कसमसाना शुरू हो रहे हैं, फिर उन्होंने पर्दे खोलने ताकि रोशनी कमरे में आ जाए, अगर पंखा चल रहा है वो बंद कर दिया ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। फिर वो कहती थी उठो मेरी जान, उठो मेरी बेटी, उठ जाओ अब सुबह हो गई है। एक उनका जुमला मुझे समझ में नहीं आती थी क्या बोलती हैं, बेटा जो लोग दिन चढ़े सोए रहे हैं उस घर में बरकत, फरिश्ते नहीं आते। बिल्कुल। क्या मतलब फरिश्ते नहीं आते, यू नो, नहीं आपको। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ समझ में आई है कि जहाँ आप दिन की रोशनी में नहीं उठते हैं, जहाँ आप लेट उठते हैं, एक तो आपके जिस्म के लिए वो अच्छा नहीं है, दिन की रोशनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए साइंटिफिकली। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उठेंगे ही नहीं, आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, आप काम नहीं करेंगे, काम ही नहीं होगा, आपका दिन ऐसे गुजर जाएगा, आपके काम लटकते रहेंगे, सुस्ती अलग रहेगी। सुस्ती अलग। तो जब वो सुस्ती होगी और काम नहीं होंगे, आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो बरकत कहाँ से आएगी? बिल्कुल। तो वो फरिश्तों का आने ना आने की जो बात थी वो यही थी, लॉजिक। हाँ, कि आप जब सोए रहेंगे, वही कहती दिन चढ़े जहाँ लोग सोए रहे वहाँ फरिश्ते नहीं आते। अच्छा, भाई कौन से फरिश्ते? बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे ना, जो सोता है वो खोता है। मुझे समझ नहीं आती थी वो खोता क्या, पंजाबी वाला खोता ही उर्दू वाला। क्या है ये जुमला? इसका मतलब होता था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे अगर आप सोए रहोगे, तो वो और वो देखो मैंने ऐसी गुट्ठी में बांध ली, अपनी गिरा में बांध ली कि मैं स्कूल जाने के बाद, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी सुबह नहीं सोई, सुबह ही उठती रही। मेरी जॉब ही वही हो गई कि सुबह सवेरे उठना। सब मुझसे पूछते अल्लाह मियां आपको ट्रैक पे डाल दिया। यस, और आई एम ब्लेस्ड माशाल्लाह, क्योंकि मुझे सुबह उठने के बाद मुझे ये अंदाजा होता है कि मेरे पास एक पूरा चंक है दिन का, कितना कितना कुछ पूरा हो जाता है। चंक कुछ हो सकता है, सब कर सकते और ना हैं। वो दिन की रोशनी में आपका दिमाग भी फ्रेश होता है, आप इतने काम कर लेते हैं। आप लेट उठे, दिन ऐसे गुजर जाता है, और मैं दोपहर में नहीं सोती, मैं भी नहीं, क्योंकि मुझे इतनी नहूसियत मनहूसियत ये एक और दोपहर चीज में थी। सोना, ये एक और चीज होती थी कि ये जो दोपहर का सोना, मतलब बीमार हो क्या, सो क्यों रहे हो? सो क्यों रहे हो? अच्छा, मेरे मामू के घर पे ये होता रहा है। वैसे हम लोग समर वेकेशन में जाते थे तो आफ्टर लंच वो सारे घर वाले सो जाते थे, कैलूला लस्सी पी के। हम जाग रहे होते थे, हमें आदत थोड़ी नहीं देर के लिए। अम्मी ने कभी कहा ही नहीं था भाई दोपहर में सो जाओ तुम लोग। अब वो सब सो जाते थे जाके 2-2.5 घंटे के लिए। हम तीनों बहन भाई ना अलग बैठ के ना कोने में कुछ ना कुछ खेल रहे हैं और ये वो, हमें नींद ही नहीं आ रही। मैं अगर साथ जाके लेट भी गए हैं तो नींद ही नहीं आ रही, करवटें ले रहे हैं। अच्छा ना, मैं दोपहर को सोई हूँ ना, मैंने अपने बच्चों को दोपहर में सोने की आदत डाली है, क्योंकि अक्सर मैं देखती थी कि स्कूल से बच्चे आए, चलो भाई सो जाओ सो जाओ। क्यों भाई, मैंने रात को बच्चों को जल्दी सुलाना है। अगर रात को जल्दी सुलाना है, आप दोपहर में नहीं सुला सकते, वरना आप कब सुलाएंगे? आएंगे, बच्चे से पारा पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे, खेलने जाएंगे, तो फिर उनके पास टाइम कब होगा दोपहर में सोने का? तो मैंने बहुत सारी माओ को देखा है, अभी भी सो जाओ दोपहर में, सो जाओ, क्योंकि अच्छा, उनको खुद भी मुझे सोना। याद है नानी थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, खाना वाने से फारिग होकर वो अपना रिसाला वगैरह पढ़ती थी। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, उनके सरहाने जो है वो किताबें भाई रखी देखो ना, रहती थी। नानियाँ दादियाँ बुजुर्ग हो जाती हैं, उनको तो जरूरी है कि दोपहर में वो कैलूला करें। ऐसे अपना दुपट्टा उनका खास होता था, नरम सा, जो वो आंखों पे ऐसे डालती थी और वो 15 मिनट भी सही। इसमें तो सही है। वो जो आप एक पावर नैप कहते हैं ना, वो मेरी अम्मी भी Power कहती थी। nap, वो देखिए अगर आप फजर पे उठ गए हैं, हाँ, जल्दी फिर जरूरी दिन है। बहुत लंबा हो जाता है। तो वो दोपहर को ज्यादा नहीं, आधा पौना घंटा, वो जैसे कहते हैं ना कि एक पावर नैप, जिसे कैलूला कह लें ना, कैलूला, जरूरी वो भी आपने होता किया, है फिर आप दोबारा उठ गए, फिर आपने चाय वाय बनाई, आप वो, मगर वो जो होता है ना कि पूरी दोपहर आप सोए चले जा रहे लोग हैं। 2-2, 4-4, 3-3 घंटे सोते हैं भाई। आप उनके घर की बेल नहीं बजा सकते। मैंने नोट किया है, जब बहुत ज्यादा होता है ना, कभी कभार दिल चाहता, अच्छा गर्मी है तो अब अगर मैं 2 घंटे दोपहर में सो जाऊं तो रात का जो मेरा टाइम है वो 4 घंटे इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, वो मुझे तो बेजारी डबल हो जाता है। अब बेजारी भी होती है ना। वो जो आप बहुत ज्यादा सोकर दोपहर में उठते हैं ना, जी बेजारी सी होती है। बेजारी सी, अच्छा, तो सर में छोटे दर्द हो बच्चों जाता के है। साथ तो नानियों दादियों का एक अलग वो होता है ना, जब आप बड़े होने लगते हैं और जैसे अब आपकी शादी होने वाली है, तो
तो वो अजीब नानियों की ना बातों में, नसीहतों में एक फ़र्क आना शुरू हुआ। यस तो मुझे याद है क्योंकि मैं घर में छोटी थी तो बड़ी कज़न्स की बहनों की शादियाँ हो रही थी, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि बेटा शादी होगी ना तो याद रखना मैके में ससुराल की इज्जत रखते हो, ससुराल में मैके की। बिल्कुल बहुत सारी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो एक दिन मेरी बहन ने कहा नानी माँ हम ये दरगुजर करते करते ना खुद ही गुजर जाए। हाँ, इतना को दरगुजर कर लो। तो वो कहती थी कि नहीं एक हद तक। तो मैं कहती थी क्या मतलब है आपका, क्या मतलब कि मैके की बात की इज्जत ससुराल में और ससुराल की मैके में। हाँ। तो कहती थी कि देखो आगे एक और मुहावरा, जैसे आप कहती मुहावरे होते थे, अपना दामन उठाओगे तो अपना ही पेट नंगा होगा। तो हम हंसते थे इसमें ना कि क्या कह रही है, ये क्या कह रही है। तो मतलब बेसिकली ये था कि देखिए कुछ बातें आपके अपने घर की होती हैं, वो घर में ही वो आपकी बहनों के साथ लड़ाई मार कुटाई हो जाए, माँ बाप से कुछ भी हो जाए, अगर ससुराल में वो बात करोगे तो कल को वो ताना बनकर लग सकती है। तुम्हारी तो अपनी बहनों से ही बनती, तुम्हारी तो अपनी माँ से बदतमीजी तुम कर रही थी। सही बात है। सिमिलरली अगर आप ससुराल की हर बात आकर मैके में करेंगे तो छोटी मोटी बातें, जैसे अम्मी कहती थी बर्तन बजते ही हैं जहाँ पर होते हैं, आप माँ बाप को भी परेशान करते हैं, उनका भी दिल दुखता है, उनका फिर जो है रवैया वैसा नहीं रह पाएगा। आप लड़े मड़ेंगे एक हो जाएंगे, माँ बाप वो वाली रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। तो जो चीजें तो बहुत जरूरी हैं और आपको लगता है आपकी बर्दाश्त से, आपकी बाहर हो हैंडलिंग गए से हैं। बाहर है, तो वहाँ आप करें, मगर हर जगह छोटी इज्जत छोटी बना के बिल्कुल चलो। अच्छा मेरी बना के नानी रखना तो हमेशा एक बात करती थी, वो कहती थी कि किसी के पास जाकर उनसे शिकायत करना कि तुमने ये किया है मेरे भाई के साथ, या लाइक माय हस्बैंड, लाइक माय मॉम, कोई भी अगर आप किसी के घर को जाके सीधा करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं, वो गलत है। अपने घर को पहले सही करो। बिल्कुल। अपने घर को, लाइक अगर मेरे बचपन में मेरे भाई की अपने किसी स्कूल फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है तो अम्मी भी ये बोलती थी कि मैं जाके जो उसको बोलूँगी बेटा, या उसके माँ बाप को जाके मैं बोलूँगी, मैं तुम लोगों को पहले क्यों ना सीधा करूँ, कोई बात तो हुई होगी दोनों। तो मेरी नानी मुझे और अब अम्मी कुछ भी बाहर जाके किसी को ना कहना, अपना घर पहले सबसे पहले सीधा करने की कोशिश करना। बाहर जाके सिर्फ तुम्हारी इंसल्ट होगी, अगला बंदा नहीं समझेगा या अगली बंदी नहीं समझेगी। तो जो भी है तुम्हारे घर का जो भी है वो तुमने सही करना है। और मैंने नानियों को देखा है कि वो दामादों का कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ, ख्याल करती- रखती हैं, बहुत ज्यादा। खाना भी स्पेशल उनके लिए, खातिरें भी उनके लिए बहुत अच्छा मेरी नानी स्पेशल। दामादों के साथ साथ बहू का भी उतना ही ख्याल करती थी। हाँ, नहीं, मेरे मतलब मामू ये बाहर कहा से- करते थे कि मुझे लगता है कि मेरी अम्मी 4 बहनें थी और एक भाई, तो वो कहते कि मुझे लगता है कि ये सब मेरा ससुराल है। मेरी बहनें भी मेरी बीवी की तरफदारी, और स्पेशली मेरी अम्मी और मेरी माँ भी, और मेरी ममानी आज तक ये कहती हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी नंद थी, माय मदर, और अम्मी जान, वो मेरी नानी को अम्मी जानी कहती हैं कि अम्मी जान के जाने के बाद मुझे लगा मैं यतीम हो गई, क्योंकि मैं तो बड़ी उनके सामने हुई हूँ, मैं तो जो भी कुछ सीखा है उनसे सीखा है। सही बात। सो ये चीज़ होती है ना कि किसी को अपने घर लेकर आना और उसको अपनाइयत से रखना। लेकिन एक बहुत फ़नी बात मैं बताऊं, जो मेरी नानी की आदत थी और हम लोग कहते थे ये क्या करती हैं, जहाँ रिश्ता करना होता था ना, स्पेशली मेरे मामू की शादी होने वाली थी, तो वो ये कहती थी लड़की को नहीं देखते हैं, लड़की की माँ को देखते हैं। ये तो कहते हैं। तो क्या माँ से शादी करनी है? तो अभी वो भी कहती कहते थी हैं नहीं। अच्छा दूसरा, उनकी भी आदत थी, और मेरी नानी की जो बहन थी अम्मी की खाला, उनकी भी आदत थी। जिस अम्मी कहती थी बचपन में कहीं जा रहे हैं, अब वो रिश्ता देखना है या कुछ करना है, अब वो कहती थी मुझे गुस्सा खाने जाना है। अम्मी कहती बाथरूम साफ है, बाथरूम क्यों जाती हैं? बस ये देख लो। और अम्मी कहती हमें भेज देती थी कि जाओ जाकर किचन में मदद करवाओ। अरे भाई उनके घर आए, हम क्यों जाए उनके किचन में? कहती थी जिस घर में गुस्ल खाना और बावर्ची खाना साफ है, ये साफ नहीं है, तो ये वही बात होगी कि ऊपर से तो आप पूरा तैयार होगे लेकिन आपकी एड़ियां तो मेरी अम्मी यही करती है ना, निदा मेरे भाइयों के लिए जाती है ना आजकल, अपने लिए बहुएं तलाश ये वाला करने। काम कर रही है। कहती मैं ना बहाने नाल उठी बाथरूम जाना। देखा? एक सेकंड, जैसे आधा घंटा गुजर गया ना, पहले तो वो कहती मैं ट्रे भी और टेबल भी चेक करती हूँ, चाय वाय तो रखते हैं ना डेफिनेटली। फिर वो कहती है थोड़ी देर बाद में कहती हूँ मुझे बाथरूम जाना है ना, फिर उसके बाद वो बाथरूम से गुजर कहती किचन कहाँ है तुम लोगों का? देख ले भाई, अभी चलो बाथरूम पहले साफ करें फिर ड्राइंग रूम। और सेम आपने मेरी अम्मी वाली बात की है। मेरी अम्मी कहती है मैं लड़की को बाद में देखती हूँ, मैं पहले माँ की बातें सुन रही होती हूँ, उसका पहनावा देख रही होती हूँ, क्योंकि वो ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि मैंने अपने लिए बहू लेकर आनी है,
तुम या कोई मतलब कजन या कोई दोस्त नहीं है, मैंने बहू लेके आनी है, तो वो ऐसी कोई एक्यूरेट होनी चाहिए। अल्लाह खैर करे। अब नहीं, इस जमाने में नहीं मिलने की। नहीं, लेकिन बहुत किसी पुरानी टिपिकल फैमिली में चली जाए, क्योंकि कहते हैं बेटियों का फैमिली में आएगी, वो अपने घर से अपनी वैल्यूज लेकर आएगी, लेके आएगी। तो जो और फिर अगर वो जनरेशन आगे आपसे- लेके जाएगी। डेफिनेटली आपके घर का माहौल बदल जाएगा। बिल्कुल। तो वो So, बड़ी बेटियों को पकड़ कहते हैं ना कि अल्लाह मियां इनके नसीब अच्छे करे, उस तरह बेटों को भी कहना चाहिए कि बिल्कुल, अल्लाह मियां बिल्कुल। उनके भी आमीन। नसीब अच्छे करे, क्योंकि अच्छी लड़की घर बना भी सकती है उजाड़ भी और बुरी लड़की घर उजाड़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है। वो ऐसा सारा नहीं है। लड़की पे Thank you, depend बहुत करता है। शुक्रिया आप सब लोगों का अपनी इतने प्यारे बुजुर्गों की बातें शेयर करने का, और इतने क्यूट यादें लगते हैं तो अभी मुझे ये बहुत हैं, बुजुर्ग। बहुत सारी है, बातें। टाइम छोटा है हमारे पास, अभी यादें तो बहुत सारे हैं। मुझे पता नहीं हर बुजुर्ग को देख के तो ना प्यार आता है, और वो ये प्यार शायद इसलिए कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ अपने बुजुर्गों को तो हम इतना नहीं देख सके, लेकिन जो दुनिया में जितने भी बुजुर्ग मुझे मिले हैं, जो अम्मी ने जिस तरह हमारे दिमाग में डाल दिया है, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे सब चाहे वो बुजुर्ग एक कोई जैसे ही लगते हैं, हाँ, वो उसी तरह मुझे से भी। ना। थैंक यू, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। अब आपकी फ्लाइट है, बुलाने के लिए फ्लाइट पहिए है। लगाइए पैरों में। एक छोटे सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी अवेयरनेस एक्चुअली शायद औरतों में होती ही नहीं, औरतों क्या मर्दों किसी में भी नहीं होती। और हम समझते हैं सोराइसिस एक ऐसी बीमारी जो स्किन की बीमारी है, लेकिन मैं हैरान हूँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं खुद पढ़ रही हूँ कि सोराइटिक अर्थराइटिस ये भी एक डिज़ीज़ है। और इसके बारे में मैंने पूछना है डॉक्टर सालिया इसाक से, जो कि एक नामवर रेमेटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, एंड वो एक समझ लें कि जनरली वो अवेयरनेस फैलाने के लिए आज हमारे शो पे मौजूद हैं। वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे डॉक्टर सालिया? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? खैरियत से? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि सोराइसिस होता क्या है बेसिकली, क्योंकि सोराइटिक अर्थराइटिस पे अगर बात करनी है तो पहले हम सोराइसिस से शुरू करें। जी जी। देखिए, सोराइसिस जो है इट्स अ स्किन कंडीशन जिसके अंदर बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। बहुत सारे स्किन सेल्स बनते हैं और वो अभी ख़राब भी नहीं होते, और उस मतलब उनको प्रॉपर तरीके से उनके पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। स्किन जो है वो इन्फ्लेमेशन स्किन के अंदर हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो यू स्टार्ट टू सी रेड और वाइट पैचेस इन द बॉडी। तो सोराइसिस जो है बहुत कॉमन कंडीशन है वर्ल्ड वाइड, और पिछले कोई 10 से 12 साल से सोराइसिस का इंसिडेंस जो है उसका प्रेवलेंस मतलब बहुत बढ़ गया है। तकरीबन 20 to 30% लोगों में ये इसकी ज़्यादा हो गई है सोराइसिस। और उसकी बहुत सारी वजूहत जो है, एक तो डाइट है, हम लोग की डाइट जो है वो बहुत ऑर्गेनिक डाइट से बिल्कुल हम लोग फास्ट फूड पे चले गए हैं। उससे ये बहुत स्किन कंडीशन और ऑटो इम्यून कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया में इसलिए भी बढ़ गई कि हम लोगों ने अपने खाने पीने को बिल्कुल चेंज कर दिया है। एनवायरमेंटली हमने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया है। सो सोराइसिस तकरीबन अगर 100 लोग हैं इस जगह पे तो उनमें से 2 या 3 को सोराइसिस होगा। इतना आम हो गया। इतना आम हो गया। इट्स अबाउट 2 to 3%। हम फिर कभी कभार उसको ट्रीट नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा सही है, खुजालो हो रहा है, अच्छा क्रीम लगा लो कुछ, मतलब लाइक मैंने देखा है आम तौर पे औरतें इतना केयर नहीं कर रही होती। कभी कभी सर में भी हो जाता है सोराइसिस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोराइसिस जो है वो सर पे भी हो सकता है, कानों के पीछे अपीयर हो जाता है, एल्बोस पे, कोहनियों में और घुटनों पे बहुत कॉमन है। तो जो भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, चूँकि हम कोहनी ऐसे रख के बैठते हैं तो प्रेशर पॉइंट्स पे बहुत होता है। तो आम हालात में इनिशियल जो शुरू की उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें आप लोकल क्रीम्स ही लगाते हैं। मगर अगर सोराइसिस बहुत फैल रहा है तो सोराइसिस फैलने का मतलब ये है कि पूरे जिस्म में सूजन प्रोड्यूस करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल रहे हैं। तो हमें सोराइसिस को कंट्रोल करना है ताकि हमारा अंदरूनी तौर से भी जो है सिस्टम सही हो जाए। और अब सोराइसिस की मुकम्मल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, So it's not ये like ये this. क्या है सोराइटिक अर्थराइटिस? मैंने पहली दफ़ा सुनी है ये। सो हम लोगों को अक्सर ये एक बहुत मेजर इशू है कि सोराइसिस के पेशेंट्स जो है वो जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जाते हैं अपने फैमिली मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर ये अवेयरनेस नहीं है हमारे मुल्क में कि 30% लोग जिनको सोराइसिस होता है उनको सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और सोरियाटिक आर्थराइटिस एक्चुअली बहुत ही डेबिलिटेटिंग, मतलब बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव, बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाला आर्थराइटिस होता है।
और जिन लोगों को होता है उनको इमीडिएटली जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी सिम्टम्स चाहिए। क्या है उसके? उसके सिम्टम्स ये है कि देखिए आपकी उंगलियों में, आपके पाँव के टोज़ में, एंकल्स में जो है टखने जिसे कहते हैं, आपकी कलाइयों में, आपके घुटनों में, Joints में सूजन, यानी। जॉइंट्स में आपके सूजन शुरू हो जाएगी, आपको दर्द शुरू हो जाएगी। वो यूरिक एसिड की वजह से भी तो हो जाती है जैसे। हाँ, मगर यूरिक एसिड की वजह से सब इतने सारे जॉइंट्स में एक साथ नहीं होती। अच्छा, ये सब एक साथ हो रही ये होती है? तकरीबन एक साथ आपको शुरू हो जाएगा मुख्तलिफ जॉइंट्स में। ये कभी कभार सिर्फ एक उंगली में होगा। ओके। आपकी एक उंगली जो है बिल्कुल सूज के, जैसे कहते हैं ना, एक जैसे एक शेप है एक कैंडल का, तो ऐसे कैंडल की शेप की तरह से, मोमबत्ती की तरह से राउंड हो जाती है उंगली। और लोग कभी कभार उसको इन्फेक्शन के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, कभी लोग उसके ऊपर कोई लेप लगा रहे होते हैं। मगर अगर आपको सोराइसिस है और अगर आपकी कोई उंगली या पाँव का कोई टो ऐसा एकदम फूल गया है, तो एक जॉइंट से भी आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। अच्छा। और और उसके अगर अलावा उसे ट्रीट ना करें फिर क्या होता है? अगर उसको आप ट्रीट नहीं करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वो ख़राब होती है, क्योंकि दर्द मुस्तकिल रहता है। औरतों में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि वो बेचारे अपने घर के कामकाज से जो है नहीं नहीं कर बहुत सकती हैं। वो दर्द पालती हैं, दर्द कभी-कभार। पालती हैं। अच्छा, औरतों को दर्द, बेचारियों को एक तो शिकायत नहीं करती हैं, ससुराल में रह रही होती है, ना किसी को बता सकती हैं, वो दर्द पालती रहती हैं। उससे जो कॉन्सिक्वेंस है, एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस डिप्रेशन है, गुस्सा बहुत आने लगता है। तीसरा, जब तक कि वो हमारे पास आ रही होती तो वो अक्सर व्हील चेयर पे होती हैं, क्योंकि अब वो चल भी नहीं पा रही होती हैं। वो बिल्कुल ही जब पानी सर से ऊपर चला तब जाता है आता तब है, आती क्योंकि हैं उनको वो। कोई डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं उनको 2-4 गोलियां दे देते हैं, कुछ देर के लिए उनका दर्द सेटल हो जाता है, मगर उसका इलाज नहीं हो रहा और होता उनको ये भी नहीं प्रॉपर। पता होता जाना कहाँ है। मतलब ये हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है कि क्या दिखाने के लिए किधर जाना है। आपको बताऊं कि सबसे बड़ा हमारे मुल्क में, या इवन मेजरली काफ़ी मुल्कों में ये प्रॉब्लम होता है टू नो कि आपने कौन से टाइम पे किस डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा, क्या ये अगर बढ़ जाए तो वाकई व्हीलचेयर पे ही बैठ जाते हैं क्या आप? अगर ये वाकई बढ़ जाए तो बहुत सारे लोग मेरे पास जब तक आ रहे होते हैं तो मैं उनको व्हीलचेयर पे ही देखती हूँ। मगर व्हीलचेयर वाले पेशेंट का ये मतलब नहीं है कि वो ठीक नहीं होंगे। व्हीलचेयर वाले पेशेंट बिल्कुल 6 महीने साल में रिवर्स होते हैं और माशाल्लाह अपनी फुल एक्टिविटी में होते हैं। ज़्यादातर बीमारी औरतों में पाई जाती है, मगर मर्द भी इससे जो है, मर्दों को भी ये बीमारी होती है। अच्छा। और और क्या एज ग्रुप होता है जहाँ आपने ये ज़्यादा देखा है? मैंने ज़्यादा ही 30s और 40s में देखा है। अच्छा। क्योंकि 20-22 साल 25 साल में सोराइसिस शुरू हुआ और फिर उसके बाद जो है 30-40 साल तक ज़्यादातर आर्थराइटिस होता है। हाँ। और इसको ये है कि इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा, इसको लेके मिथ क्या है कि ये फैलती है बीमारी? ज़रा उसके बारे में बताएं। जैसे सोराइसिस तो होता है ना कि एक जगह है तो दूसरी जगह भी आपको हो जाएगा, तो इसके साथ भी सोराइटिक आर्थराइटिस के साथ भी यही चीज़ है? इसका सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोराइसिस होते हैं तो अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं, घर वाले समझने लगते हैं कि बीमारी एक दूसरे से लग जाए, क्योंकि जिल्द पे नज़र आती है ना, तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी और को ना लग जाए या घर में किसी और को नहीं लग जाए, मगर ये बीमारी एक दूसरे से नहीं लगती है। अच्छा। फिर दूसरा मिथ ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे पैदा होंगे तो उनको ना लग जाए, या हमारे घर वालों को ना लग जाए। तो मगर ये मियाँ से बीवी को और बीवी से मियाँ को नहीं लगती बीमारी। इन सिंपल वर्ड्स, आपके घर वालों को आपको मतलब कोई भी चीज़ शेयर करने से नहीं लगती। तो ये मिथ बहुत होता है लोग के ना, कहते हैं कि अपना ज़रा चीज़ें अलग कर दो कि हमें बीमारी ना लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा मिथ ये है कि अब तो ये व्हीलचेयर पे आ गई है, अब तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर लोग ना टोटकों पे बहुत जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत टाइम ख़राब कर देते हैं, हकीमी इलाज करते हैं और कोई ये सब चीज़ें आपको कुछ देर के लिए तो ठीक कर देती हैं, या तो फिर बहुत इनिशियल स्टेजेस होती है, मगर आखिरी उससे जो है वो आपका सिर्फ जो टाइम होता है ना, जो कि आपका ट्रीटमेंट का बेस्ट टाइम होता है, आपके उस टाइम को निकाल देती है। फिर एक दफ़ा हड्डियों में डैमेज हो जाए तो उस डैमेज को वापस मुकम्मल तौर पे वापस ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट ये होता है कि इसकी इतनी अवेयरनेस हो कि लोगों को ये इनिशियल जब प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉपर डॉक्टर के पास, जो कि जनरली इसके डॉक्टर सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट ही होते हैं, कि उनके पास फ़ौरन अगर आपको कहीं भी जॉइंट्स में सूजन वगैरह आ रही है, देन यू शुड कॉन्टेक्ट योर लोकल रूमेटोलॉजिस्ट इमीडिएटली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सालिया, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, बहुत सारे आम लोगों को भी नहीं होगी। सो अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, और आप जो घर की औरत है वो पूरे घर वालों की जान है। सो
तो अपनी जान की हिफाजत करें। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। थोड़ी दुआएं दे दीजिएगा बस, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।